आपको लगता है कि ये लोग सुनते हैं? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे तो वो समझते हैं हम अकले कुल हैं। हुँ, हुँ। ठीक है? वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, मैं किसी का हुँ, नाम हुँ। लिए बगैर। लेट मी स्पीक गुजरांवाला में एक डीसी थे सुहेल टीपू एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। हुँ। तो डॉक्टर ने ये उनसे कहा कि जी आप ना लॉन्ग लीव ले लें, आप रेस्ट करें, लेकिन वो रेस्ट पे नहीं जा सके, ही कमिटेड सुसाइड। मुझे सर ये बताइए आप टाइम पे क्यों आए? मैंने आपको जो टाइम दिया था आपको लेट आना चाहिए था। आप तो टाइम से 5, 7, 10 मिनट पहले ही आ गए। अच्छा। पिछले 15 साल में 2 दफ़ा ट्रेन लेट हुई है और उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 प्रोडक्टिव इंसान का डे कैसे मैनेज होता है? बस इस कि भैया आप सुबह उठ के जो है ना वो ब्रेकफास्ट में एक मेंढक खा लें। हुँ। और वो मेंढक कौन सा है वो मुनीर भाई, ऐसा है कि जब भी पावर ड्रेसिंग का वर्ड हमारे माइंड्स में पॉप अप करता है ना, तो जो फर्स्ट इमेज हमारे माइंड में क्रिएट होता है ना, वो होता है कि सूटिंग टाई। हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है हुँ। कि वो देखा देखी, आई मीन एक तीसरा तबका भी आ गया है ना, कि जो औरतों की तरह फैशन करता है, जी, कान जी। में बाली डाल ली, हुँ। पोनी कर ली, लंबे लंबे नाखून रख लिए। अच्छा सम टाइम क्या होता है कुछ लोग जो हैं वो एक ही टाइप की ड्रेसिंग जो है करते जाते हैं, फॉर्मल हो या यस। कैजुअल हो, वो एक ही टाइप की ड्रेसिंग लेट्स से बहुत सारे दोस्त, अब हमारे एक दोस्त हैं वो पहनते ही सिर्फ ब्लैक हैं। कराची सो मेनी टाइम्स वहाँ पे एएसएफ और इनके रेंजर्स की ट्रेनिंग के लिए, स्टेट बैंक की ट्रेनिंग के लिए मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे तो बुरे हालात हैं। उसको देखा कि उसकी माउथ टचेस का इतना बुरा हाल था कि अपर लिप जो है वो फुल कवर हुआ हुआ था और मुंह में मूछें गिर रही थी। फीमेल्स से मैं कहूँगा कि भाई फॉर गॉड सेक, अगर आपने नेल रखे हुए हैं तो प्रॉपर मैनिकेयर करवाएं, पेडिकेयर करवाएं। हाथों की दुनिया अलग है, पाँव की हम्म। दुनिया अलग है आती है अभी इवन कि लड़कों में मैंने देखा है इतने इतने लंबे नाखून, खास तौर वो पे तो ये अंगूठों के ओ और ये यार, छोटी वो उंगली तो के। अब आजकल एक फैशन। ट्रेंड है ना, हम्म। फैशन है, ये जो जेन ज़ी अल्फा जनरेशन में कुछ हम्म। लौंडे लपाड़े हैं। एक ड्रेसिंग का ये है कि भाई 4 4 दिन एक ही चीज पहन के आते जा। हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्तहुरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। निस्बत। कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक कभी भी ये मत सोचें कि हम महंगे ब्रांड से शॉप करेंगे, हम उस लिबास को वियर करेंगे तो हम अच्छे दिखेंगे। बिल्कुल ऐसे। सर थोड़ा सा खाने पे चलते हैं। अच्छा, ठीक है, खाबे आपने वैसे खाबे का खिलाया-पिलाया शौक। तो कुछ नहीं है अभी, सर तो इसके बाद कोई है हाँ खाने हाँ का बिल्कुल सर, प्लान? इसके बाद करते ओके हैं। फाइन। खाना खाने से पहले खुद से 5 सवालात पूछ लें कि मैं क्या खा रहा हूँ? हम्म। मैं कितना खा रहा हूँ? मैं क्यों खा रहा हूँ? मैं कब खा रहा हूँ? मैं कैसे खा रहा कैसे। हूँ? कुछ लोग ना स्टेटस में, दौलत में बड़े हो जाते हैं, ज़र्फ़ में बड़े नहीं होते। हम्म। कुछ लोगों का ना स्टेटस छोटा होता है लेकिन उनका ज़र्फ़ बहुत ज़र्फ बड़ा बड़ा होता है। है। पता नहीं जमीला आई लव यू और समीना आई लव यू, पता नहीं क्या-क्या लिखा होता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक बड़े अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पूरी कौम इस पर्टिकुलर टॉपिक से नावाकिफ़ है। आई डोंट नो क्यों दुनिया के अंदर लोग बड़े ही तमीज़दार तरीके से अपनी लाइफ गुजारते हैं, लेकिन हम बेहंगम हुए हुए हैं। हम एक कौम की बजाय एक हजूम बने हुए हैं। चाहे वो टेबल मैनर्स हों, चाहे वो किसी मीटिंग में जाना हो, खाना हो, पहनना हो, या किसी भी किस्म की कोई जो डे टू डे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो जीने के तरीके हैं, उनके ऊपर हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। वो किसी भी लेवल पे चले जाएँ, आपको एक बड़ा ही जाइगेंटिक किस्म का जो गैप है, वो नज़र आता है। उसी पे बात करने के लिए आज बड़े प्यारे दोस्त को दावत दी है। यासर अरफात साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। आपने इनकी बहुत सारी पॉडकास्ट देखी होंगी, एक सीरीज़ इन्होंने पूरी चलाई थी, बट इनकी अपनी मसरूफियत की वजह से इन्होंने वो तर्क की। तो आज मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और इनको बुलाया। मैंने कहा चले हम भी कोई अपनी आवाम के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, अपने चाहने वालों के लिए कोई ऐसी डिस्कशन करें जिसके अंदर शायद हमारे इस टेबल से निकला हुआ कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा वर्ड किसी के काम आ जाए। यासर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ज़बरदस्त, शानदार, सर आपने इतना शानदार इंट्रो करवाया, मैं ज़्यादा ताज़ादम हो गया हूँ। सर ये क्योंकि ये टॉपिक मेरे भी दिल के बड़े करीब है, हुँ, को थोड़ा हुँ। सा मेरे लाइफ के अंदर भी डिसिप्लिन जो आया, हुँ, वो शायद हुँ। चीज़ें सीखने की वजह से आया। और जो कुछ मैं थोड़ा बहुत अपने आप को समझता हूँ, जो मैं कंपोज रहता हूँ, हुँ, हुँ। उसमें सबसे बड़ा रोल जो है इसी चीज़ का है कि मैंने बहुत अपनी अर्ली स्टेज में ये चीज़ें सीखी। वेरी तो नाइस। लोग जो है इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। वो हुँ, कहते हैं हुँ। ठीक है, चल रहा है ना, हुँ, बड़ा एक हुँ। आम कॉमन सा जुमला है, जी, जी। लंघ ही जानी है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। है, बिल्कुल ऐसे मैं ही कहता है। हूँ लंघ तो वाक़ई जानी है, लेकिन हाँ, अगर अच्छे वेरी तरीके से ट्रू, गुज़ार ली जाए वेरी तो ट्रू, बेहतर है। वेरी यासर भाई ट्रू। आपकी अर्ली लाइफ़ से स्टार्ट करना चाहूँगा, हुँ, हुँ, बिफोर हुँ। वी गेट इनटू द एक्चुअल टॉपिक कि आप इस तरफ आए कैसे? थोड़ा-सा आपकी इनिशियल लाइफ़ के बारे में जानना चाहूँगा। अ
इनिशियल लाइफ आई बिलोंग टू गुजरांवाला और ना गुजरांवाला करें सर, सेहत से नहीं है आप गुजरावाले के। एक्चुअली जब भी गुजरांवाला का नाम आता है तो पीपल थिंक डैट कि वहाँ पे सिर्फ रोटी बोटी की बात होती है, बट आई वुड से कि गुजरांवाला इज़ अ सिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस्ट लोग हैं। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े नाम जो हैं उनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। और एजुकेशन मेरी सारी गुजरांवाला से है। फिर लाहौर आ गए, लाहौर से फिर ये एजुकेशन का सिलसिला कंटिन्यू हुआ। फिर मैं एजुकेशन सेक्टर में चला गया, पढ़ाया, और देन वन फाइन डे आई रियलाइज्ड के रब की ज़ात ने मेरे अंदर एक पोटेंशियल रखा हुआ है कि मैं लोगों को बेहतर अंदाज में गाइड कर सकता हूँ, कोच कर सकता हूँ, उनको काउंसल कर सकता हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट्स के साथ चल रही थी। सही। सो आई डिसाइडेड कि जब ये सारी की सारी चीज़ें कॉर्पोरेट सेक्टर में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेक्टर में हो रही हैं, तो वाई शुडेंट आई स्टार्ट माई करियर इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि जो चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ उनको मैसिव लेवल पे हम कॉर्पोरेट सेक्टर तक पहुँचाएँ और पाकिस्तान के उन इदारों तक पहुँचाया जाए कि जिन इदारों में पाकिस्तान के एलीट कैप्चर को पढ़ाया जाता है, उनको हिसास ग्रूम इदारे। किया जाता है। सो एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज, मिलिट्री, जुडिशरी एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। तो ये एक छोटी सी जर्नी है। इसमें लाइफ में हमने बहुत सी एडवर्सिटीज़ भी देखी, और ऑन अ वेरी कंक्लूडिंग नोट के जो यासिर अरफात आज सोशल मीडिया पे नज़र आता है, इसके पीछे एक बड़ी लॉन्ग जर्नी है, एक बड़ी तपस्या है, मेहनत है, माँ बाप की दुआएं हैं, लाइफ की बहुत सी एडवर्सिटीज़ हैं, चैलेंजेस हैं, मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, बट आई ऑलवेज़ बिलीव कि रब की ज़ात जब आपको किसी भी बड़े मकाम पे लेके जाना चाहती है, आपसे कोई काम लेना चाहती है, तो उसका प्री रेक्विजिट ये है कि आपको रगड़ा मिलता है। ये सारी के सारा जो एक रगड़े का प्रोसेस है, ये रब की ज़ात ने अंबिया कराम के साथ भी रखा, बेशक। और दुनिया में वो लोग के जिन्होंने एक लेगेसी क्रिएट की है, उन सब लोगों के साथ आपको आइडिया है कि ये रगड़े वाला जो फार्मूला है वो चलता है। सर मैं तो कहता हूँ कि अगर जिसको अल्लाह रगड़े के लिए चुन ले तो बेहतरीन है, अगर ना चुने तो आप वेरी ट्रू, खुद मेहनत करके रगड़ा लें वेरी भाई, ट्रू, क्योंकि वेरी शुरू ट्रू, का लिया हुआ रगड़ा जो है ना लाइफ टाइम आपको वेरी ट्रू, आगे जिंदा रखता है अपने वेरी डोमेन के वेरी अंदर। राइट सेट, सर वेरी पहला ही राइट सेट। सवाल, आपने कहा कि कुछ हिसास इदारों के साथ आप ट्रेनिंग का काम करते हैं। जी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, आपको लगता है कि ये लोग सुनते हैं? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे तो वो समझते हैं हम अकले कुल हैं, ठीक है, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, मैं किसी का नाम लिए बगैर, वहाँ पे वो एक सोच के अंदर वो स्टबननेस होना वो इस तरह से प्रिवेल हो चुका हुआ है कि वो कहते हैं नहीं जी सानू तो सारा पता है, ठीक है। तो वहाँ आप जैसा एक नौजवान किस तरह अपनी बात मनवाता है? अच्छा, ये आपने ना यॉर्कर मारा है। सर मैं कह रहा शुरुआत अच्छी करें ना आज। अच्छा, मुनीर भाई ऐसा है कि जो हमारी सिविल या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जितने भी सिविल सर्विसेज के ट्रेनिंग के इदारे हैं, आई मीन टू से सिविल सर्विसेज एकेडमी, एमपीडीडी, सिविल सर्विसेज के जितने भी कैडर्स हैं उनके अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आई मीन नेशनल पुलिस एकेडमी, पाकिस्तान कस्टम्स एकेडमी, इसी तरह डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग जो आईआरएस है, एंड मैनी अदर्स। जो आपकी प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है वो एमपीडीडी में ट्रेन होती है। जब हम मिलिट्री की बात करते हैं तो मिलिट्री में स्टाफ कॉलेज कोयटा, मिलिट्री एकेडमी का कूल, जो जहाँ पे आपके ये कैडेट्स जाते हैं ट्रेनिंग्स के लिए। तो आई वुड से कि जो आपने बात कही ना कि वो समझते हैं कि हमें सब पता है, मैं इसको ना इस ज़ाविया नज़र से देखता हूँ कि देखें, जब भी हम कॉग्निटिव लैंडस्केप की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ की बात करते हैं, तो ओवरऑल पाकिस्तान में एक तबका ऐसा है कि जिनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना रिगरस है कि आप जब उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से हो के कौमी सतह पे सर्विसेज के शोबे में आते हैं, तो आपको एक बड़े ही रिगरस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि जिसमें आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया जाता है, सॉफ्ट स्किल्स से लेके मिडल स्किल्स से लेके आपके इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ को इतना एनरिच किया जाता है कि एक तरफ एक आम पाकिस्तानी है और एक तरफ एक ऐसा पाकिस्तानी है जिसने सिविल सर्विसेज को, मिलिट्री को, जुडिशरी को ज्वाइन किया है। अब वो पहले पॉलिश नहीं था, लेकिन इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करने के बाद वो इतना पॉलिश हो चुका होता है कि वो आई मीन एक तो उसका माइंडसेट ये हो जाता है कि मैं अब दूसरों से बेहतर हूँ। इसको ऐसे ही सिंपली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक तरफ एक अनपढ़ शख्स है और एक तरफ एक पढ़ा लिखा शख्स है। तो एक तो मैं इस चीज़ को इस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ। दूसरे नंबर पे ये है कि
जितने भी ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो हम इनमें एटीट्यूड का इशू देखते हैं, जी। कुछ कुछ तो होते ही इतने इंटेंशनल अनवेलकमिंग हैं कि आई मीन उनका एटीट्यूड बड़ा नेगेटिव होता है, बड़ा टॉक्सिक होता है। आई मीन उनके अंदर एक एरोगेंस का एलिमेंट होता अच्छा है कि सॉरी वो आपको काटूँगा भी साथ-साथ। जी, जी। ये डेवलप किया जाता है या ये बाय डिफ़ॉल्ट समझ लो उनमें चिप ही ऐसी लगी हुई है? क्योंकि ये सारे नहीं होते, कुछ लोग बीच में से निकलते हैं ऐसे। ओके। ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है हाँ, उनके या नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल कैटेगोरिकली मैं इसको डिस्पेल करूँगा कि ट्रेनिंग का तो बिल्कुल हिस्सा नहीं होता। टू बी ठीक है। वेरी ऑनेस्ट, मतलब ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशंस इनको यही बताया जाता है प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में, एक कैरेक्टरफुल इंसान बनने के बारे में, इनकी जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज़ हैं उनको एम्पावर करने के रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें बताई जाती हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करूँ, तो पहला पहला पॉइंट तो ये है कि जब आप किसी भी पब्लिक ऑफिस में बैठते हैं, तो पब्लिक की एक अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और प्रॉब्लम कहीं न कहीं पब्लिक के साथ भी आ जाता है कि एक लेमैन, एक आम आदमी जब डीसी ऑफिस में या कलेक्टर ऑफिस में जाता है, वो किसी कलेक्टर, डीसी या कमिश्नर से मिलता है, वो एक तस्वीर बनाता है और उसको वो सोशल मीडिया पे या अपने सर्कल्स में वो फ्लोट करता है, और वो पब्लिक को बताता है कि जी ये देखें मेरा डीसी, कमिश्नर या कलेक्टर या एक डीआईजी के साथ ताल्लुक है। तो वो उसको अपने उस ताल्लुक को दूसरों को दिखा के वो उसको एक्सप्लॉइट लोगों को, सादा लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है। तो इन जो पब्लिक ऑफिसेस में बैठने वाले ऑफिसर्स हैं, उनका एक माइंडसेट होता है कि एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। बट दूसरा पहलू जो है वो बड़ा प्रैग्मेटिक है। वो प्रैग्मेटिक पहलू ये है कि इट्स ऑल अबाउट कि आपकी तरबियत किस माहौल में हुई है। बिल्कुल ठीक है। देखें, बहुत से जो ऑफिसर्स हैं, उनकी तरबियत इस अंदाज में हुई होती है कि दे थिंक कि वो पब्लिक को वाकई ही सर्व करने आए हैं, दे आर एक्चुअली सिविल सर्वेंट। लेकिन कुछ के दिमाग जो है ना, वो सर्विस को ज्वाइन करने के बाद, पावर कॉरिडोर्स का हिस्सा बनने के बाद, वो इस किस्म के हो जाते हैं कि वो अपने आप को एक छोटा फ़िरौन समझना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं कि अब उनके पास चूँकि पावर है, अथॉरिटी है, इन्फ्लुएंस है, तो वो एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड, कि आप पब्लिक के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। अगर आपकी फीलिंग्स, आपकी सोच ही पब्लिक को इन्फीरियर समझने की है, तो ऑटोमेटिकली आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है। तो मैं तो इस चीज़ को बहुत डिस्करेज करता हूँ, और आई बिलीव के इस पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। जितने भी ट्रेनर सिविल सर्वेंट्स को कोचिंग देते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, वो दे आर ऑलवेज़ अ ग्रेट प्रोपोनेंट ऑफ कि आपका पब्लिक के साथ बिहेवियर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आई यूज़ टू टॉक एट ऑल द पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस, तो हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि आपको पब्लिक के साथ एक फ्रेंडली वे में बिहेव करना है। बट तस्वीर का, मुनीर भाई, एक रुख ये भी है कि ये लोग जो है ना, दे आर नॉट मेंटली फिट व्हेन it comes about their mental health or psychological well-being, because to be very honest कि एक डीसी, एक कमिश्नर, एक डीआईजी, एसएसपी, एक डीपीओ आम पब्लिक को नीली बत्ती वाली गाड़ी में बैठा हुआ नज़र आता है, और हमें वो बड़ा एक अच्छा फील होता है कि यार क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं इनके पास, कितने मज़े की लाइफ है। ये एसी वाले कमरे में बैठते हैं और नौकर चाकर हैं, बड़े बड़े कई कई कैनाल्स पे इनको घर मिले हुए हैं। बट ऑन अ वेरी प्रैग्मेटिक नोट, यू कांट बिलीव कि कितना वर्कलोड इन लोगों पे होता है। बिल्कुल मतलब ऐसे ही है। पब्लिक प्रेशर है, सीनियर्स का प्रेशर है, ऑल द टाइम आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑन बोर्ड रहना पड़ता है अपनी सीनियर ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप के साथ। तो इतना पब्लिक प्रेशर है, काम का इतना प्रेशर होता है, इनके पास अपने लिए टाइम नहीं होता, मी टाइम नहीं है, फैमिली टाइम नहीं है। एंड आई बिलीव, और जो मेरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है या जो मेरा एक्सपोजर है सिविल सर्विसेज के साथ, मिलिट्री के साथ, कि यू कांट इमेजिन कि मोस्ट ऑफ देम दे आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, और दे आर रिलक्टेंट टू विजिट अ साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट और साइकोथेरापिस्ट। एक तो सोशल स्टीरियोटाइप्स और टैबूस हैं, और दूसरा ये है कि जब ये किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते भी हैं और दे डू कंसल्ट कि जी मेरे साथ ये इशू है, तो प्रॉब्लम ये होता है कि उनको कहा जाता है कि जी आप रेस्ट कर लें, आप छुट्टी ले लें, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिलती, रेस्ट नहीं मिलता। लेट मी स्पीक के गुजरांवाला में एक डीसी थे, सुहेल टीपू, एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो डॉक्टर ने ये उनसे कहा कि जी आप ना लॉन्ग लीव ले लें, आप रेस्ट करें, लेकिन वो रेस्ट पे नहीं जा सके, ही कमिटेड सुइसाइड। तो आई वुड से कि एक ब्राइट साइड है, नीली बत्ती, बड़े बड़े घर, पर्क्स, प्रिविलेजेस, प्रोटोकॉल, लेकिन डार्क साइड ये है कि इतना वो सफ़र कर रहे होते हैं कि उस सफ़र करने में कहीं ना कहीं उनका एटीट्यूड भी जो है वो डिस्टर्ब हो रहा लेकिन होता सर है। इसमें ऐसा नहीं है कि मोस्टली डिपार्टमेंट जितने भी पब्लिक सर्वेंट डिपार्टमेंट्स हैं जी। इनमें ज़्यादातर
आई कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट के वो अंडर एम्प्लॉय हैं अभी, मतलब कहीं 10 लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ 6 लोग काम कर रहे हैं, तो जी। डेफिनेटली प्रेशर तो आएगा। बट ऑन द अदर हैंड कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपने लिए काम खुद नहीं बढ़ाया हुआ। वेरी वो ट्रू किस ये। तरह से कि देखें, एक लूप के अंदर डाला हुआ है, एक एप्लीकेशन आती है, वो बजाय इसके कि उसका एक काउंटर के ऊपर हल हो, उसको 10 काउंटरों पे घुमाया जाएगा, सिर्फ वो दूसरे डायरेक्शन में उसको लेके जाने के लिए। या पहली चीज़ तो ये आ गई। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, जब आप किसी भी शख्स से या कोई भी आपके पास आता है, खुशी से तो कोई आएगा नहीं सर। वेरी ट्रू पुलिस स्टेशन कभी को खुशी से नहीं जाएगा, या किसी भी वेरी ट्रू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई खुशी से नहीं जाएगा, उसको काम होगा तो जाएगा। और ये बनाए ही हमारे लिए गए हैं, वेरी ट्रू ठीक है। वेरी लेकिन ट्रू जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपकी वो जो आपने वर्ड यूज़ किया, एक बिल्कुल फ़िरौनियत वाला चेहरा आपको नज़र यस आता है, वेरी और ट्रू वो इस तरह से आपको ट्रीट करते हैं कि जैसे शायद आप पता नहीं क्या गुनाह कर बैठे हैं, वेरी ठीक है। ट्रू अभी मैं कुछ दिन पहले एक काफ़ी बड़े आदमी की पॉडकास्ट की है। दुनिया में उनका पूरा, उन्होंने अपना लोहा मनवाया अपने स्किल्स का। यहाँ राइट पे उनको ज़लील किया गया, तू तू करके उनके साथ बात की गई है अदालत के बाहर, ठीक है। उनके हाथों के ऊपर इस तरह मार मार के उनको कहा गया है, और उस बंदे ने पाकिस्तान के लिए वो कुछ किए, यहाँ से 1 रुपया उसने अर्न नहीं किया, बट सारा अपना पैसा बाहर से यहाँ लगाया है। तो उसके साथ इस तरह की हरकतें की गई हैं कि वो बंदा मजबूर हो गया, वो कहता है यार मैं कुछ नहीं करना चाहता यहाँ पे। तो अब ये सारा एटीट्यूड हो, अब देखिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मैं कहूँगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज़ उठाए जाते हैं या रिसोर्स उठाया जाता है पूरे पाकिस्तान में। कभी आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी निकम्मे बंदे को एक अच्छी पोजीशन पे गवर्नमेंट में जॉब मिली हो। हमेशा टॉप क्रीम उठाई जाती है। बट ऐसा क्या होता है यासिर भाई कि 4-6 साल में उसको ऐसा रफ्टी किया जाता है कि वो बेचारा, वो कहते हैं निकम्मा हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, वो ओके उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। ओके तो वहाँ पे आपकी ये ट्रेनिंग ज़रा कुछ काम नहीं करती अच्छा है? देखें आपने ना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को डीप डाउन इन से डिस्कस किया है और आपकी बात में 2-3 जो है ना वो क्वेश्चंस मुझे नज़र आ रहे हैं। इसमें आई 100% एग्री, मैं बिल्कुल आपकी बात को वैलिडेट करता हूँ कि सिस्टम की कंपल्शंस इस किस्म की हैं कि एक अच्छा भला इंसान जिसके अंदर स्किल भी है, जिसके अंदर विल भी है, जब वो इस सिस्टम का हिस्सा बनता है तो इतनी चीज़ों इतनी मैलाफाइड प्रैक्टिसेस हैं, इतनी मैल प्रैक्टिसेस हैं, इतनी करप्शन है कि वो इस सिस्टम में आके अगर डिलीवर भी करना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं खुद भी सफ़र कर रहा होता है। बिल्कुल अभी सही। इसमें दूसरा जो पॉइंट है ना जो हमें समझना पड़ेगा, उसमें मैं और आप तो कुछ नहीं कर सकते, हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि हमने पावर्स को बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड किया हुआ है। हुँ, आई वुड से कि आप देखें कि पंजाब की आबादी अब 12 से 14 करोड़ है और एक ऐसा सूबा कि जिस सूबे की आबादी के बराबर दुनिया में यूरोप के कई बड़े बड़े मुल्क हैं, मुल्क है, बिल्कुल। हम एक सूबे को चलाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और हम ये देखें कि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। सारी का सारा जो बर्डन है आपके जो लेजिस्लेचर्स हैं, एमएनएस एमपीएस, उनके ऊपर आता है। लोग उनके पास जाते हैं या आप अपने डीसी के पास जाएंगे, आप अपने डीपीओ के पास जाएंगे, तो इतने बड़े सूबे के जब आप इख्तियारात को डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे हुँ, तो ये मसाइल आएंगे, वर्कलोड आएगा। तो अगर हम टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूं पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का ईरान के साथ, मलेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, इंडिया के साथ, तो कम्पिटेंसी लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको खुद भी स्टडी कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसे। बट आई वुड से ऑन अ वेरी रियलिस्टिक नोट कि फॉल्ट लाइंस हैं, जो फॉल्ट लाइंस हैं ना वो सिस्टम के अंदर हैं। अब वो जो सिस्टम के अंदर फॉल्ट लाइंस हैं वो कैसे ठीक होंगी? एक तो आप पावर्स को डिसेंट्रलाइज करें। आपका सॉदर्न पंजाब है, आपका पोटोहा रीजन है, आपका ये जो बहावलपुर डिवीज़न है, आपका सेंट्रल पंजाब है। तो जब आप चीज़ों को डिसेंट्रलाइज़ करेंगे, आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एम्पावर करेंगे, तो लोगों को इख्तियारात, लोगों के जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी दहलीज़ पे हल होंगे। तो आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है डेफ़िनेटली उसमें पॉजिटिविटी अच्छा, आएगी। क्यों नहीं किया जा रहा ये? कोई हर्डल क्या है? हिंज क्या है बीच में? क्यों नहीं किया जा रहा? हर्डल तो जो है ना वो इस पे लेजिस्लेशन तो हुई हुई हैं, बस वेस्टेड इंटरेस्ट हैं एलीट हुँ, कैप्चर के। वो एलीट कैप्चर में कौन कौन है वो आप भी जानते हैं, मैं भी हुँ, जानता हूँ, और उन लोगों ने करना है, हमने नहीं करना। वो इन चीज़ों को समझते भी हैं, बट जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स अपने ज़ाती मफादात को, कौमी मफादात पे या पब्लिक के इंटरेस्ट को आई मीन बाले ताक रखते हुए वो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। तो आई वुड से कि इस पे एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स करने की ज़रूरत है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और जो हमारी एलीट
कैप्चर है कि हम पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सर सो एज़ अ ट्रेनर जी, थोड़ा-सा आगे चलते हैं। एज़ अ जी, जी। ट्रेनर जब आप जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई ट्रेनिंग करवाने, हुँ, आपको डेफ़िनेटली एक टास्क दी जाती होगी कि इस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट पर एरिया के ऊपर ये सब्जेक्ट के ऊपर जो है ना या आपने इनके साथ बातचीत करनी है। हुँ, हुँ। क्या जितना भी आपके सामने लोग बैठे होते हैं डेफ़िनेटली उसमें एज ब्रैकेट भी डिफरेंट होती है। हुँ, हुँ। क्या वो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं या बस ऐसे ही है कि लाके बिठा दिया सामने के पैन या फिर साहब आगे इन्होंने सुन के जाना है? ओके, ओके। अच्छा, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, मोस्टली मेरे जो दोस्त अहबाब हैं या कुछ लोग जो मुझे सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो वो कहते हैं कि यार मतलब ये लोग मुल्क को चला रहे हैं। आई हुँ, मीन कस्टम डिपार्टमेंट है, आपका आईआरएस है, पुलिस है, डीएमजी है, तो आप इनको क्या सिखाते हो? ये तो ऑलरेडी इतना कुछ सीखे सिखाए सीखे हुए हैं। हैं। तो आई वुड से कि देखें मुनीर भाई, एक तो इनके इंडक्शन कोर्सेज़ हैं कि आपने सीएसएस किया, सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग हुई, फिर आपकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स हैं जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, फिर आपकी प्रमोशनल ट्रेनिंग्स हैं। आई मीन हुँ, आपने ग्रेड 17 से ग्रेड जी। 18 में जाना है, 18 से 19 में जाना है, सेम एट एमपीडीडी एंड अदर इंस्टीट्यूट्स। तो आई वुड से कि बिल्कुल एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा एक रिगरस प्रोग्राम है जिसमें सारे के सारे ट्रेनिंग कैलेंडर्स को डिज़ाइन किया जाता ठीक है। है एनुअली, और उसमें तय किया जाता है कि किस टॉपिक पे कौन सा ट्रेनर आएगा, उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, उसकी प्रोफाइल चेकिंग बाकायदा उसकी इवैल्यूएशन के बाद हम लोग टीएनए करते हैं, ट्रेनिंग नीड हुँ, एनालिसिस करते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारे ट्रेनीज़ हैं उनका प्रायर नॉलेज क्या है, उनका कॉग्निटिव लैंडस्केप क्या है, उनके नॉलेज गैप्स क्या हैं, उनकी एज क्या है, वो किस डेज़िग्नेशन पे काम कर रहे हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। आप नाइस एनालिसिस करते हैं। हुँ, सारी चीज़ों को करने के बाद आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, एंड आई बिलीव कि जब आपके सामने कोई ऑडियंस बैठती है, चाहे उसमें डीआईजीज़ बैठे हैं, उसमें कमिश्नर्स बैठे हुए हैं, उसमें आई मीन कर्नल्स साहबान बैठे हुए हैं, मेजर साहबान बैठे हुए हैं, तो आप में और एक ट्रेनर में जो बुनियादी डिफरेंस है, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज कि हुँ, आपकी जो कॉग्निटिव फैकल्टीज़ हैं वो इतनी एनरिच होनी चाहिए कि आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आप आपके पास उस टॉपिक के रिलेटेड डीप डाउन इनसाइट न सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, बल्कि आपके पास जो इल्म है, आपने उस इल्म को कहीं न कहीं बरता भी हो, ताकि बिल्कुल आप सही। अपनी एक्सपोज़र और अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बुनियाद पे अपने ट्रेनीज़ को एम्पावर कर सकें। मोर देन दैट मुनीर भाई, कि ये कोई लेक्चर नहीं होता, इसमें हुँ, हम एनर्जाइज़र्स करवाते हैं, इसमें हम केस स्टडीज़ डिस्कस करते हैं, इसमें हम डिफरेंट रोल्स करवाते हैं। तो लर्निंग विद हैप्पीनेस, लर्निंग विद फन, इसमें हम उनको ऐसी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जी मैं जाता हूँ तो वो सब बड़े मज़े से सीखने के लिए रेडी होते हैं। When it comes about learning, progressive attitude, learning attitude, so we have seen so many trainees, coaches के they are reluctant, मतलब हुँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको अंदाज़ा होता है कि वो आपको सब्लिमिनल मैसेज दे रहे होते हैं कि मैंने नहीं सीखना। नहीं सीखना। और स्पेशली लेट्स से कि जी मैं वहाँ पे गया हूँ, तो वो एक उनका प्री परसीव्ड जो एक नोशन है वो ये होता है कि यार ये लड़का हमें क्या सिखाएगा। आई मीन हुँ, के मैं ग्रेड 18 19 20 ग्रेड का ऑफिसर हूँ, इतने सालों से तो मैं सर्विस में हूँ, तो ये मुझे क्या सिखाएगा। तो ऑब्वियसली वो एक चीज़ होती है, बट हम उनके साथ फिर रेपो बिल्ड करते हैं, आइस ब्रेकिंग करते हैं, हुँ, वी नो द वेज एंड मीन्स के कैसे हमने उनको एक पेज पे लेके आना है। फिर भी 1-2% ऐसे ट्रेनिंग्स ज़रूर होते हैं कि जिनका काम सिर्फ ये होता है कि उन्होंने हमें ट्रेनिंग के दौरान तंग करना है, उन्होंने ऐसे शरारती इर्रेलेवेंट बच्चे। क्वेश्चंस पूछने हैं। तो आई रियली एन्जॉय माय ट्रेनिंग्स बिकॉज़ आई नो हाउ टू हैंडल द ग्रुप्स। हुँ, आई नो कि जो इस किस्म के शरारती बच्चे हैं, उनको कैसे मैंने डील करना है, कैसे हैंडल करना है, और अपनी इल्म और अपनी स्किल की बुनियाद पे उनको कैसे आई मीन अकोमोडेट करना है। बिल्कुल सही सर। ट्रेनिंग कराना बड़ा अच्छा लगता है। हुँ, मैं भी हुँ। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करता हूँ, इस तरह की करवाता भी रहता हूँ और करता भी रहता हूँ। येस। आप जब व्हेन इट कम्स टू योर ओन नॉलेज एनहांसमेंट, हुँ, हुँ। आप क्या करते हैं अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए? आर यू हाँ। एनरोल इन सम ऑफ द ट्रेनिंग्स या किस ओके, तरह से आप करते हैं ओके, इसको? बड़ा इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है। देखें, वो एक मैंने कोटेशन पढ़ी थी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इन 21st सेंचुरी इज़ द स्किल टू लर्न न्यू स्किल्स। हुँ, मुनीर भाई, अगर आप मेरे जो करीबी सर्कल है ना, आप उनसे पूछें,
या अभी आप मेरी फैमिली को कॉल करें कि हुँ, यासिर अरफात की रूटीन क्या है, रूटीन मीन के मेरी डेली हैबिट्स क्या जी, हैं। तो उसमें जो मेरी डेली हैबिट है ना, मैं 3 से 4 घंटे रिसर्च करता हूँ। अभी भी वेरी आप मेरी नाइस। गाड़ी में देखेंगे तो आपको ना एक रजिस्टर मिलेगा। ठीक है। उस रजिस्टर का पर्पस ये होता है कि मैं अपनी आई मीन कंफर्टेबिलिटी के साथ जब रिसर्च करता हूँ तो मैं नोट टेकिंग करता हूँ। आप मेरे हुँ, घर आएँगे तो आपको रजिस्टर के रजिस्टर्स भरे हुए नज़र आएँगे। वेरी फिर नाइस। लाइब्रेरी है, किताब पढ़ना, फिर टेड टॉक सुनना, हुँ, फिर आई मीन कि मैंने किसी भी जगह पे ट्रेनिंग देनी है तो उस ट्रेनिंग के रिलेटेड आई ऑलवेज़ बिलीव कि मेरे पास अप टू द मिनट रिसर्च होनी चाहिए। हुँ, कि लेट्स से कि अगर मैंने किसी इदारे के साथ 1 महीना पहले इमोशनल इंटेलिजेंस पर या लीडरशिप पर कोई सेशन किया है, तो मैं जब दोबारा उस इदारे में जा रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि मुझे अपने उस ट्रेनिंग सेशन में कुछ नया करने की ज़रूरत है। तो आप जब रिसर्च करते हैं, रिसर्च इन टर्म्स ऑफ बुक्स रीडिंग, फिर आज आई मीन आपके पास यूट्यूब है, द वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटी, आप बहुत कुछ वहाँ से सीखते हैं। फिर आप जैसे जो प्यारे-प्यारे दोस्त हैं उनके हम पॉडकास्ट देखते हैं। पॉडकास्ट इटसेल्फ आपको एक बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है। आपका जो इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप है उसमें एक बड़ी एनहांसमेंट होती है। तो ये जो सीखने का अमल है ये जारी रहता है। मैं आप सबसे भी सीखता हूँ, किताबों से सीखता हूँ, टेड टॉक्स को सुनता हूँ, गूगल पे रिसर्च करता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें चल रही होती हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब हम स्किल की बात करते हैं तो मुनीर भाई, आई ऑलवेज़ बिलीव कि जो भी मैं सीखता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि वो मेरी ज़ात का हिस्सा बने। हुँ, मैं उस इल्म को बरतूँ, चूँकि इल्म नाफ़े वो है कि जो आपने सीखा और आपने उसको अपने अमल का हिस्सा बना बिल्कुल लिया। ऐसे ही। तो इसकी मैं छोटी-सी मिसाल ये दूँगा कि मैं अभी जब आपके पास आया और आने से आते ही मैंने कहा कि मुनीर भाई अगर आप मुझे एक्सक्यूज़ करें तो मुझे रेस्ट रूम बताएँ, मैंने ना ज़रा ब्रशिंग करनी है। हुँ, अब मैं एक कॉन्फ्रेंस में था पीसी में, तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस के बाद लंच था, तो मैंने मज़े का लंच किया। तो लंच के बाद जो है ना मुझे यहाँ पे पहुँचना था, तो मैंने कहा कि ऐसा है कि मैं ब्रशिंग जो है ना वो मुनीर भाई के स्टूडियो में जाके करूँगा। ठीक है। तो मैंने अपने गाड़ी से ब्रश निकाला, मैंने ब्रशिंग की और मैं फिर आपके पास इधर बिल्कुल सही। आया हूँ स्टूडियो में। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जब आप सीखते हैं तो फिर आप उसको अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाते हैं। बिकॉज़ आई बिलीव के आप देखें कि ये जो उस्ताद है, ये जो ट्रेनर्स हैं, मेंटोर्स हैं, आप भी ट्रेनिंग्स करवाते हैं, तो हमारे बारे में ना लोगों ने एक नहीं 4 कैमरे फिट किए हुए होते हैं कि आई मीन के लोग हमें बहुत क्रिटिकली देखते हैं, बहुत जजमेंटल होके देखते हैं कि हुँ, यार अगर मुनीर साहब या यासिर अरफात अगर ये बात कर रहा है तो क्या ये खुद भी अमल करता है या ये बिल्कुल सिर्फ ऐसे ही। बात ही करता है। ट्रू दैट। तो हमें जो है वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनने के रोल लिए मॉडल बनना है। रोल मॉडल बनना पड़ता है, और जो चीज़ हम कह रहे होते हैं वो हमें अपने ऊपर वो चलिए लागू सर करनी इसी से पड़ती अगला है। सवाल जी, जी। ये बाउंसर मारने लगा मैं नहीं ठीक बाउंसर है ये नहीं आंसर के आप बाद। मुझे सर ये बताइए आप टाइम पे क्यों आए? मैंने आपको जो टाइम दिया था आपको लेट आना चाहिए था। आप तो टाइम से 5, 7, 10 मिनट पहले ही आ अच्छा, गए। इसकी ये क्या वजह है? ये मुनीर भाई ये अल्लाह पाक का लामहदूद करम है। आप को मैं ना कोई 50 नंबर देता हूँ, जहाँ-जहाँ मेरी कमिटमेंट्स होती हैं, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कमिटेड टाइम से 10-15 मिनट पहले पहुँचता हूँ। इसके 2-3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो वो वही है कि हमें लोग बहुत जज करते हैं। हुँ, लोग कहते हैं कि यासिर अरफात अगर टाइम मैनेजमेंट पढ़ा रहा है और ये खुद वक़्त पे नहीं पहुँच रहा, तो इसने हाँक हमें सिखाना है। हुँ, मतलब हमें खुद जो है वो एक एग्ज़ाम्पल सेट करनी पड़ती है, हमें खुद बेंचमार्क बनना पड़ता है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि इसमें आपकी अपनी कंफर्टेबिलिटी है, आई मीन कि मैं कितने आराम सुकून से आपके पास आया, हुँ, रिलैक्स होके मैंने ब्रशिंग की, मैं आपके साथ बैठ गया। आई मीन आपके पास इतना कुशन टाइम होना चाहिए कि जिसमें आप रिलैक्स हो गए। फिर ऑब्वियसली आपने ड्राइव करनी है, मोस्टली मैं लाहौर में ड्राइव खुद करता हूँ, दूसरे सिटीज़ में ड्राइवर होता है या मेरी टीम का कोई बंदा होता है। ठीक है। अब अगर आप रश में हैं और आपने कहीं पहुँचना है, तो आप कहीं न कहीं स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिसको हम यू स्ट्रेस कहते हैं, और उस स्ट्रेस में आपसे फिर छोटी-छोटी मिस्टेक्स भी होती हैं। हुँ, और फिर अगर आप लेट हो रहे हैं तो कहीं न कहीं आपके अंदर एक नेचुरल एंग्ज़ायटी भी आती है कि यार मैंने पहुँचना है, मैं लेट ना हो जाऊँ। तो ये छोटी-छोटी सर ये चीज़ें हैं उस कि वक़्त आती है माज़रत के साथ काट रहा हूँ, ये उस यस, वक़्त आती है जब आपको इस चीज़ की फ़िक्र होती है। मैं 100 प्लस पॉडकास्ट कर चुका हूँ। यस। अच्छा नहीं लगता कहना लेकिन नहीं, नहीं आप कहें। वेरी फ्यू पीपल हुँ, हुँ। आउट ऑफ 100 125 पॉडकास्ट जो कि टाइम पे पहुँचे हैं। हुँ, हुँ। अदरवाइज़ मतलब टाइम को तो यहाँ पे इस तरह अब्यूज़ किया जाता है। हुँ। अच्छा इसमें किसी वो ख़ास तबके का वो नहीं है, जी, एंटायर नेशन इज़ ऑन द जी। सेम मिलियन ट्रैक। डॉलर की स्टेटमेंट आपने बोली है। देखिए मुनीर भाई, ये बात याद रखिएगा कि फ़र्द, इदारे और मुल्क,
इनके ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं, बिल्कुल। इक़दार होती हैं। इक़दार को हम कहते हैं वो चीज़ें जिनको हम अनकंडीशनली अपनी लाइफ़ का हिस्सा बना लेते हैं, जिनको हम इम्पोर्टेंस देते हैं। अब कलेक्टिवली हम अपनी कौम के एटीट्यूड को देखें ना, तो हम इतने गैर ज़िम्मेदार, इर्रेस्पॉन्सिबल हैं कि हमें कोई परवाह ही नहीं होती कि मतलब हमने किसी जगह पे टाइम पे पहुँचना है। आप जितने भी इवन जो कौमी सतह के इवेंट्स हैं, मतलब कोई भी अगर ईवान सदर में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी कोई इवेंट हो रहा है, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि कभी भी वो टाइम टाइम पे पे नहीं इवेंट जो होता है वो एग्जैक्टली। स्टार्ट नहीं होगा। अभी 2 दिन पहले एक इकोनॉमिक समिट था, मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे वो चाइनीज़ कौंसल जनरल भी आए हुए थे। तो ही वाज़ ऑन टाइम, बट जो इवन जो मेज़बान थे या जो दूसरे लोग थे वो लेट आ रहे थे। अच्छा, हो भी जाए ना स्टार्ट, जी। तो वो बेचारा जो स्टेज होस्ट कर रहा होता है ना, वही शर्मिंदा हो रहा होता है कि यार यस, किसको करूँ, सामने तो चेहरा यस, ही कोई नहीं यस, है, वेरी ठीक है? ट्रू, और वेरी जब ट्रू। आप ऑलमोस्ट एंड पे होते हैं तो वेरी ट्रू। फगा भरना शुरू होता हाँ, है हॉल। दैट्स द रीज़न कि हम अक़वाम आलम में कितना पीछे हैं। आपको पता है कि जो दुनिया में जो प्रैक्टिसेस हैं व्हेन इट कम्स अबाउट एथिक्स एंड वैल्यूज़, तो जो जापानीज़ कौम है वो एक ग्रेट कौम है। तो वहाँ पे मैं गया तो नहीं हूँ जापान, मेरा शौक है, इंशाल्लाह मैं जाऊँगा, बट ज़रूर। मैंने जो उनकी सारी की सारी एक डायनामिक्स को पढ़ा टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में वो क्यों आगे चले गए। हुँ, तो वहाँ पे जो एक ट्रेन का एवरेज टाइम है ना लेट होने का, वो नैनो सेकंड्स में है। जी ऐसे। आई मीन के मैक्सिमम 1 सेकंड 2 सेकंड्स। सर और 3 सेकंड का जो मुझे याद पड़ता है, मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, एग्ज़ैक्ट अब याद नहीं, मेरे ख़्याल पिछले 15 साल में 2 दफ़ा ट्रेन लेट हुई है और उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 सेकंड्स थी। यस, और मुनीर भाई वहाँ पे जापान में जब कोई बंदा लेट हो जाता है ना, तो इट मीन्स के वो मर चुका है। हुँ, आम कंडीशंस में, सर्कमस्टांसिस में कोई बंदा लेट नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। तो इट्स अ क्राइम। क्यों? क्योंकि जो कौमें इन चीज़ों को वैल्यू देती हैं ना, अपने वक्त को वैल्यू देती हैं, वो अजीम कौमें होती हैं। मैं कहता हूँ कि ये जो वक्त है ना, ये वक्त नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी है। बेशक ऐसे ही है, मतलब बेशक। ज़िंदगी क्या है कि आपकी बर्थ और आपकी जो डेथ है, इसके दरमियान जो एक इंटरवल है, एक जो ड्यूरेशन है, ये आपकी लाइफ है। हुँ, तो जब आप अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देंगे, तो आप टाइम को इम्पोर्टेंस देंगे। बिल्कुल। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे सर तो है। क्विकली हमारे सुनने वालों के लिए अगर बताना चाहें, जी, वैसे तो जी। बड़ी लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर एक पूरी जी, पॉडकास्ट हो जी। सकती है, लेकिन अगर क्विकली बताना चाहें कि अब बच्चे कहेंगे ये टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? हुँ, हुँ। एक प्रोडक्टिव इंसान का डे कैसे मैनेज होता है? बस इसको अगर 3-4 क्वाड्रेंट जो हमारे अच्छा। होते हैं, क्योंकि मेरा भी फेवरेट टॉपिक है, ओके, 4 ओके। क्वाड्रेंट में अगर डालना चाहें तो अच्छा, किस तरह जो डालेंगे? जो मुनीर भाई ऐसा है कि अगर हम क्वाड्रेंट की बात करेंगे ना, तो शायद एक आम लिसनर जो है ना, वो इन चीज़ों को इतना अंडरस्टैंड ना सर करे। लेकिन मैं ट्रेनर ऑन अ आसान वेरी करके बताता है ना? यस, ऑन अ वेरी यस, आई एम कमिंग टू दैट। ऑन अ वेरी सिंपल नोट मैं इसमें बताऊँगा कि सबसे पहले तो वो इंसान जिसकी लाइफ में मीनिंगफुलनेस है, जो अपनी ज़िंदगी को बामानी जीता है, जो हुँ, पर्पसफुल जीता है, वो ऑटोमेटिकली टाइम को इम्पोर्टेंस देगा। तो अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल अंदाज में जिएँ, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपको ना अपनी वैल्यूज़ क्लियर होनी चाहिए कि मेरे लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो जब आपको अपनी वैल्यूज़ क्लियर होंगी, तो आप अपने टाइम को इम्पोर्टेंस देंगे। तीसरे नंबर पर ये है कि आप अपने दिन की रूटीन को रात सोने से पहले एक दफ़ा उसको मैप आउट कर लें कि मैंने कल क्या करना है, और हुँ, मेरी कल आने वाले कल में 3 इम्पॉर्टेंट काम कौन से होंगे। आप उन अपने आने वाले कल के रिलेटेड जब अपनी चीज़ों को ड्रॉ कर लेते हैं, अपने माइंड को मैप कर लेते हैं, तो आप सो जाते हैं, लेकिन आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसको हम स्लीप की यूनिवर्सिटी कहते हैं, हुँ, वो उस पे काम करता है, और सुबह उठने के बाद आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि जी आज मैंने क्या करना है। बिल्कुल सही। और फिर इस पे वो बड़ी अच्छी किताब है ईट डैट फ्रॉग, हुँ, और उसमें वो राइटर ब्रायन ट्रेसी है, वो ये कहता है कि भई आप सुबह उठ के जो है ना, वो ब्रेकफ़ास्ट में एक मेंढक खा लें, हुँ, और वो मेंढक कौन-सा है, वो मेंढक आपके ऑफ़िस टेबल पे जितने भी काम है ना, उन कामों में सबसे अहम और सबसे मुश्किल काम जो है ना, वो आपकी टेबल पे पड़ा हुआ है, मेंढक है। बिल्कुल। कि आपने ऑफ़िस में जाके सबसे मुश्किल, सबसे अहम काम को सबसे पहले करना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका मोरल बूस्ट होगा, हुँ, दूसरा आप कंसिस्टेंट स्ट्रेस से जो है ना, वो एपिसोडिक स्ट्रेस से बचे रहेंगे कि बिल्कुल भई ऐसे ही है। आपके माइंड में वो बार-बार चीज़ें पॉप अप नहीं होंगी कि अच्छा मैंने फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ काम करना हुँ, है। और आप अपनी लाइफ़ में अपनी तरजीहात को देखें कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है और अहम क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा सारा दिन डूम स्क्रॉलिंग कर रहा है, हुँ, वो सोशल मीडिया देख रहा है, रील्स देखी जा रहा है, कमेंट्स कर रहा है लोगों की पिक्चर्स पे, तो इट मीन्स कि वो अपना टाइम जो है वो अनइम्पोर्टेंट चीज़ों पे लगा रहा है। तो बिल्कुल। जब आप अपना ज़्यादा वक्त अनइम्पोर्टेंट चीज़ों पे लगाएँगे, तो इट मीन्स आप अपने टाइम को किल कर रहे हैं। हुँ, तो आपने ये देखना है कि आपकी लाइफ में कौन से काम इम्पोर्टेंट हैं और कौन से अनइम्पोर्टेंट है। जो अनइम्पोर्टेंट काम है वो बिल्कुल आप माइनस कर दें। इस पे आप ना वो 4D प्रिंसिपल भी यूज़ जी, कर जी, सकते हैं। बिल्कुल। 4D प्रिंसिपल क्या है कि अगर आपने अपने कामों की
तरजीहात का तयन करना है, उनको प्रायोरिटाइज़ करना है, तो आप क्या करें कि अपनी लाइफ से उन तमाम कामों को डिलीट कर दें जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, जो मीनिंगलेस हैं। फॉर एग्जांपल अखबार पढ़ते जाना, डोम स्क्रॉलिंग करना, फजूल किस्म की मीटिंग्स और ऐसे आई मीन उन लोगों के साथ गॉसिप्स करते रहना कि जिनके साथ आप जस्ट आई मीन एक मीनिंगलेस डिस्कशन करते हैं, लोगों को डिस्कस कर रहे हैं, आई मीन गीबत कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम कामों को डिलीट कर दें। दूसरा ये है कि अगर आपने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है और एक दूसरा इम्पॉर्टेंट काम है, तो आप देखें कि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप उसको पहले कर लें और जो कम इम्पॉर्टेंट है आप उसको डेफर कर लें, आप उसको किसी दूसरे दिन कर सकते हैं। तीसरा है कि भाई दुनिया में कोई भी इंसान हर काम खुद नहीं कर सकता, आपको कुछ काम डेलीगेट करने पड़ते हैं। जैसे अभी आप रिसर्च खुद करते हैं, अपने ट्रेनिंग ऑपरेशंस को खुद देखते हैं, अपने बिजनेस को खुद देखते हैं। अभी हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपकी बाकायदा एक पूरी टीम है जो इसकी प्रोडक्शन में आपको हेल्प आउट कर रही है, इसकी एडिटिंग में, आपके सोशल मीडिया की हैंडलिंग में। तो अगर आप हर काम खुद करेंगे तो आपके जो इम्पोर्टेंट काम हैं वो रह जाएंगे। तो आपने वो काम जो आप थोड़ा सा मुआवजा देके दूसरों से करवा सकते हैं, आप वो दूसरों से करवा लें, डेलीगेट कर लें और आप अपना 80% टाइम उन कामों को दें जो आपको आई मीन ज़्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। आपने अपने 80% टाइम को उन 20% कामों पे लगाना है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं, जिसको हम परीटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल भी बोलते हैं। और लास्ट ही स्टैंड्स फॉर डबल डाउन, कि मतलब आपने अपना सबसे ज़्यादा टाइम उन कामों को देना है जो काम आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव देते हैं, प्रोडक्टिविटी आपकी लाइफ में लेके आते हैं, जो आपके KPIs हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। सो इस पे बहुत बात की जा सकती है, बट ऑन अ सिंपल नोट के जो बंदा जितना मीनिंगफुल लाइफ जीता है उसको खुद ब खुद अपनी टाइम की इंपॉर्टेंस का पता बिल्कुल। चलता इसमें है। एक चीज़ की एडिशन ये करूँगा कि प्लीज मैं तो ये कहता हूँ कि हमेशा, क्योंकि देखें जो आपने कहा ना कि छोड़ दें लोगों के साथ बैठना, स्क्रॉल डाउन करना, यस ये समझ नहीं आती आज के बच्चे को। वो कहता है हूँ ਅਸੀਂ करिए कि भाई जो भी करना है ना करते रहें, फिक्स टाइम कर लें। ओके अब अक्सर लोग हैं जिस तरह भी एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं या डाइट की बात कर लेते हैं, हमारे आगे जब खाना आ जाए बगैर टाइम देखे हम शुरू हो जाते हैं। अब अक्सर लोग हैं कभी वो 6 बजे एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी 7 बजे कर रहे हैं, कभी 9 बजे कर रहे हैं, कभी 10 बजे। इसकी जो बॉडी है ना उसके ऊपर उतना इफेक्ट नहीं होता। आपने नीचे मुझे पूछा ना कि यस क्या क्या गेम चला रहे हो, तो हाँ गेम यही थी सर, जब आप मेंटली किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ अब मैंने ये गोल अचीव करना है, यस फिर आप उस गोल के पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, और आपकी फिर पूरी माइंड बॉडी की कोऑर्डिनेशन और फिर रिजल्ट्स आपको सर वैसे मिलना शुरू जितनी हो जाते मर्जी आप एफर्ट लगा ले किसी भी काम में, हैं। यस अगर ये चीज़ सिंक नहीं है ना आपकी उस वेरी गोल ट्रू, के साथ, इम्पॉसिबल है वेरी कि वो ट्रू, आपकी टास्क उस परफेक्शन के साथ हो सके। वेरी राइट तो सर, यहाँ से आप सिंक कर लें, वो नीचे वाले सारा निज़ाम ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। वेरी राइट सर। सर बड़ा खूबसूरत आपने लिबास जो है ज़ेबतन किया हुआ है, अच्छा इसकी ज़रा मुझे बताइएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वाकई कोई इफेक्ट होता है अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना, या अभी कुछ डिबेट ये भी है, देखें जी मार्क ज़ुकरबर्ग जो है वो टी शर्ट में घूमता फिरता है, ओके चड्डी पहन के अपने ऑफिस में आ जाता है। ऑन द अदर साइड हम देखते हैं कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि हर वक्त सूटेड बूटेड रहते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये शौक है सर मैं महंगा कपड़ा पहनूं, अब उसको कैरी करना आता है या नहीं आता, इस पे थोड़ी रोशनी डालिए। अच्छा नहीं, मैं थोड़ी नहीं रोशनी डालूंगा, मैं ज़्यादा डालूंगा डालिए सर बिल्कुल, इस पे बल्कि हम अच्छी रोशनी डालते हैं। अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा ऐसा है मुनीर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्पीक, जो कपड़े हैं इनकी एक इम्पोर्टेंस को हम इस तरह कह सकते हैं कि कपड़ों का कलर, कपड़ों की जो चॉइसेस हैं ये आपकी साइकोलॉजी पे असरअंदाज होती हैं, आपके मूड पे इसका असर होता है, आप अच्छा महसूस करते हैं। इसको हम साइकोलॉजी में एनक्लोज कॉग्निशन कहते हैं, राइट। इस पे दुनिया ने बहुत काम किया है। फॉर एग्जांपल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में काम करने वाले लोग जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक अग्रेसिव अप्रोच आती है। आप नर्सिस को देखें कि नर्सिस जब वो वाइट कलर का सूट वियर करती हैं तो उनके अंदर एक एम्पैथिक अप्रोच आती है, केयर आती है। इसी तरह आप डॉक्टर्स को देखें, और आई वुड से कि जो लिबास है ये आपकी साइकोलॉजी पे, आपके मूड पे असरअंदाज होता है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब आप नहाते हैं अच्छे से, आप अपने आप को ग्रूम करते हैं, आप अच्छा लिबास पहनते हैं, अपनी चॉइस का लिबास पहनते हैं, तो आपकी बेगम भी आपको कहती है तेनू सूट करदा, राइट। तो आपको खुद भी अच्छा फील हो रहा होता है। और उसके साथ साथ आपका जो सेल्फ इमेज है, आपकी जो सेल्फ इस्टीम है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बेहतर होता है।
इम्पोर्टेंट ये कि पर्सनैलिटी में जो आपके खुद सेटिस्फेक्शन आती है ना, वो यस बड़ा ज़रूरी है। यस वेरी ट्रू कि आई मीन के आई ऑलवेज से कि जब आप अपने आप को कैरी करते हैं ना, तो अपने एक है कॉन्फिडेंस आपके अंदर, आपकी जो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है, आपकी जो आयमनेस है, उस बात का ताल्लुक इस बात से है कि आप खुद को किस नज़र से देखते हैं। सही। आपकी कॉग्निशन क्या है, आपका माइंडसेट क्या है। लेकिन उसके उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ी हुई हैं, और उनमें से एक चीज़ आपका लिबास है। दूसरा, आपने जो कहा ना कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वो लोग के जो इस किस्म की फैंसी स्टेटमेंट देते हैं ना कि देखें जी, अगर ये लिबास इतना इंपॉर्टेंट है तो ये वॉरेन बफे, बिल गेट्स, जैक मा, और ये क्या नाम है इसका, मार्क हाँ, जकरबर्ग, ये एक ही टी शर्ट पहनते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वी नीड टू एनालाइज दिस सॉर्ट ऑफ अप्रोच विद रैशनैलिटी ऑफ थॉट। कि पहली चीज़ तो ये है कि ये जितने भी जिन लोगों को हम डिस्कस करते हैं ना, आप इंटरनेशनल इनकी अप्स के लेवल पे अपीयरेंस को देखेंगे तो ये हमेशा आपको पावर ड्रेसिंग में नज़र आएंगे। बिल्कुल फॉर एग्जांपल, जब मार्क जकरबर्ग की कोर्ट में अपीयरेंस हुई तो ही वाज वेयरिंग सूट, बिल्कुल ऐसे उसने पावर ड्रेसिंग की हुई थी। अब ये अगर एक इंसान जो है ना वो मुसलसल टी शर्ट पहन रहा है या एक ही टाइप का कपड़ा पहन रहा है, तो उसके पीछे उनकी साइकोलॉजी ये है कि हम अपना वक्त बचाएं। दूसरे नंबर पर ये है भाई कि या तो आप मार्क जकरबर्ग बन जाएं, आप बिल गेट्स बन जाएं, तो फिर आप कुछ भी करें, बिकॉज जब आप पिनिकल लेवल ऑफ लीडरशिप को अचीव करते हैं तो आपका सिग्नेचर, आपका ऑटोग्राफ बनता है, और आप कुछ भी पहनते हैं तो वो आपका एक सिग्नेचर स्टाइल बन जाता है, वो आपका एक फैशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल, इसमें मिसाल तो पॉलिटिकल लीडर की है। आई वुड से कि इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगर हम इंटरनेशनली उनकी प्रेजेंस को देखें तो आप देखें कि सूट के नीचे, शलवार कमीज के नीचे जनरली हमें बंद जूता पहनना चाहिए, शूज़ पहनने चाहिए, फॉर्मल शूज़ पहनने चाहिए। लेकिन वो क्या करते थे, वो पेशावरी चप्पल पहनते थे और फिर सम टाइम सॉक्स के साथ पहनते थे। तो इस चीज़ के साथ उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को कैरी किया, और इस स्टाइल को फिर इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि लोगों ने हान चप्पल जो है ना वो ब्रांड्स लॉन्च किए। तो आई वुड से कि एक आपका सिग्नेचर स्टाइल होता है, और फिर आपकी शख्सियत का कद काट के है। हाँ। तो अगर आप एक जनरल पब्लिक एटीट्यूड को देखें, तो मैं हमेशा एक बात क्या करता हूँ कि ये जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं, जो मैनर्स होते हैं, जो एटिकेट होते हैं, ये जनरल पब्लिक के लिए होते हैं। हम इसको एज अ होल देखते हैं, क्योंकि जो एटिकेट की इंडस्ट्री है ये फ्रेंच से निकली। बिल्कुल सही। एटिकेट वर्ड भी फ्रेंच वर्ड है। ये मैनर्स की इंडस्ट्री, आई मीन डाइनिंग एटिकेट, टेबल मैनर्स, आपने पर्सनालिटी को कैसे कैरी करना है, तो बहुत सी चीज़ें तो हमें इस्लामिक सिविलाइजेशन में सीखने को मिलती हैं, हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने को मिलती हैं कि लिबास हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए। हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी ने एक पजामा पेश किया, तो आपने उसको देखा और आपने कहा कि क्या खूबसूरत सतर ढांपता है। आप अप्रिशिएट करते थे उन सहाबा कराम को कि जो अच्छा और साफ़ सुथरा लिबास पहनते थे, और बाकायदा इसमें हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन है कि अल्लाह ने अगर तुम्हें दिया है तो तुम अच्छा लिबास पहनो। सो उसमें ये चीज़ है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ कि हर दुनिया की, हर डोमेन की, हर फील्ड की कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ बेंचमार्क्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, तो हमें उन चीज़ों को कैरी करना चाहिए। अब चूँकि आप और मैं, हमारा ताल्लुक जो है वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री से है, हम सोसाइटी को कहीं ना कहीं अपनी अपनी डोमेन्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके लिबास से भी उस चीज़ का इजहार होना चाहिए कि ये इंसान कितना सक्सेसफुल है। चूँकि जब आप अच्छा लिबास पहनते हैं तो अच्छा लिबास बताता है कि आप कितने अप्रोचेबल हैं, कितने फ्रेंडली हैं, कितने सक्सेसफुल हैं, आपका कॉग्निटिव लैंडस्केप कैसा है, आई मीन आप एक कितने कामयाब इंसान हैं। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों की मदद से दूसरों को एक सबलिमिनल मैसेज देते हैं कि आप एक ज़िम्मेदार इंसान हैं, आप एक अच्छे प्रोफेशनल हैं। इस पे वो शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह की भी मैं मिसाल दूंगा कि वक्त के बादशाह ने उनको बुलाया तो वो बिल्कुल आम से लिबास में गए, तो दरबान ने रोक लिया कि नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर। बट लेटर ऑन वो अच्छा लिबास पहन के गए तो उन्हीं दरबानों ने आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया। आप जनरली, मैं अपनी एक्सपीरियंस अगर आपके साथ शेयर करूं तो अक्सर हम जब लाहौर में मूव कर रहे होते हैं तो मैंने देखा है कि जब मैं लेट से गर्मियों में मैंने शॉर्ट पहना हुआ है या टी शर्ट पहनी हुई है, मैं बच्चों के साथ निकला हूँ, तो नाके पे पुलिस वाले रोक लेते हैं। ठीक है, मैं पुलिस को पढ़ाता हूँ और उनकी साइकोलॉजी को भी समझता हूँ, तो मैं जानबूझ के अपनी आई बॉल्स मूवमेंट को जो है ना वो थोड़ा सा मूव करता हूँ, थोड़ी सी सस्पिशियस अंदाज से बिहेव करता हूँ, तो वो रोक लेते हैं। और उसमें एक अमल दखल मेरे लिबास का भी होता है। बट सम टाइम
लेट्स से कि जी मैं प्रोफेशनल अटायर वियर किए हुए हूँ, शूटिंग की हुई है, तो मैं सस्पिशियस वे से अगर देखूँ भी तो वो नहीं रोकते, क्योंकि मेरा लिबास उनको एक सब्लिमिनल मैसेज दे रहा होता है। बिल्कुल ऐसे और ही है। साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आप लिबास पहनते हैं तो 5 सेकंड से 30 सेकंड्स के अंदर अंदर एक इंसान आपकी साइकोलॉजी, आपके थॉट प्रोसेस, आपके लेवल ऑफ सक्सेस, आप कितने ज़िम्मेदार इंसान हैं, आप कितने प्रोफेशनल हैं, कितने फ्रेंडली हैं, आप कितने ग्रूम्ड हैं, इन सारी की सारी चीज़ों को आप अपने लिबास से बताते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर अभी पावर ड्रेसिंग की बात की आपने, ये हुँ, बड़ा हुँ। कॉमन वर्ड हमें सुनने को हुँ, मिलता है, हुँ। लेकिन आम आवाम के लिए बताना हुँ, चाहें कि हुँ। इसका एक्चुअल मतलब क्या है, हुँ, हुँ। कि क्या हर वक्त हम सूटेड बूटेड रहें, या जिस तरह भी हुँ। मैं हूँ, हुँ, मैं हुँ। अभी ना मैं फॉर्मल हूँ ना मैं कैजुअल हूँ, हुँ, ठीक है। हुँ। तो अब मैंने मतलब एक, क्योंकि मुझे पता था मेरा गेस्ट कौन है आज का, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली पहले मैं चाह रहा था कि मैं टाई वाई लगा के आऊँ, तो फिर लेकिन पेट ने इजाज़त नहीं दी। नहीं, अगर आप लगाएँगे तो आपको बहुत सूट करेगा, एंड आई वुड से कि सर मैं 10 साल पहनता रहा वैसे हूँ। वैसे तो मैं आपको बताऊँ कि आपने अभी माशाल्लाह, मैं रिवील कर देता हूँ कि डाइटिंग हुँ। स्टार्ट की हुई है। तो नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग होने जा रही है उसमें यू वुड हैव फ्लैट टमी। इंशाल्लाह। और दूसरा, अगर आप टाई लगाएँगे तो अच्छी लगेगी। आप क्या करें, डबल ब्रेस्टेड सूट पहनें और हुँ, आप अपनी जो बॉडी है उसको आप कैमोफ्लेज कर सकते हैं, बिल्कुल सही, नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, और फिर है। ऐसे तस्वीर ही खिंचाते हुए थोड़ी-सी साँस भी खींच के आप उसको बिल्कुल बैलेंस इनविजिबल हो कर जाएगा, हाँ। सकते 10 हैं। साल मैंने सर यही ड्रेसिंग की जो आप इस वक़्त ओके, ज़ेबतन करके बैठे हुए हैं, लेकिन ओके। क्योंकि पाकिस्तान में आने के बाद शुरू में काफ़ी लोगों ने मज़ाक भी उड़ाया, काफ़ी हुँ, लोगों ने इसके ऊपर अब ख़ास तौर पे हुँ, जब हुँ। आप थोड़ा-सा वेदर टफ़ होता है ना, उसमें अगर आप अब हुँ, दुबई मतलब वहाँ तो येस, फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। बिल्कुल अब ऐसे इस ही है। दफ़ा आप यकीन करें कि मैं सेम इसी तरह ही जो है ना हुँ, सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग मैं अपनी लेके हुँ, गया हुँ, साथ, हुँ, तो हुँ, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई वहाँ पे कि मैं हुँ, जिसको मिल रहा हूँ वो प्रॉपर सूटेड बूटेड, और हुँ, मिल भी हुँ, सारे आप उसी टाइप हुँ, के हुँ, लोगों को रहो, मैं वो जीन्स और ऊपर ब्लेज़र पहना हुआ हूँ। हुँ, तो हुँ, मुझे बड़ा अजीब-सा लगा इस हुँ, दफ़ा, हुँ। क्योंकि वो वहाँ का कल्चर ही इस तरह का है कि लोग वेरी जो राइट। फॉर्मल उसमें रहते हैं। येस, अब येस। यहाँ लेकिन जो आपने भी ड्रेस ज़ेबतन की है, ये 2-4 डिपार्टमेंट छोड़ के, हुँ, बाकी हुँ, अगर आप पहन के जाएँ तो लोग बड़ा अजीब-सा आपको देखते हैं कि हुँ, यार, हुँ। चक्कर क्या ओके। है? हुँ, तो इस हुँ। पे क्या कहना चाहेंगे कि ओके, पावर मैं ड्रेसिंग है क्या? ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें, मुनीर भाई, ऐसा है कि जब भी पावर ड्रेसिंग का वर्ड हमारे माइंड्स में पॉप अप करता है ना, तो जो फर्स्ट इमेज हमारे माइंड में क्रिएट होता है ना, वो होता है कि सूटिंग, टाई। हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुँ, पावर पावर ड्रेसिंग मीन हर वो लिबास जिसको पहन के आप खुद अच्छा महसूस करें, जी। आप कॉन्फिडेंट फ़ील करें, और आप की जो सेल्फ इमेज है वो बूस्ट करे, वो पावर ड्रेसिंग है। वो लिबास शलवार कमीज़ के साथ अगर हुँ, आप जैकेट पहन रहे हैं, आप शलवार कमीज़ के साथ अगर वेस्ट कोट पहन रहे हैं, वो भी पावर ड्रेसिंग है। आपने अगर सिंपल शर्ट पहनी हुई है और आपने ब्लेज़र पहना हुआ है, जैकेट पहनी हुई है, फॉर्मल पैंट पहनी हुई है, या आप सेमी कैजुअल पहन रहे हैं, इट्स फाइन। अगर आपने उसके साथ प्रॉपर शूज़ पहने हुए हैं, आपने डबल ब्रेस्टेड सूट पहना हुआ है, आपने लॉन्ग कोट पहना हुआ है, आपने आई मीन शूटिंग की हुई है, लेकिन उसमें फिर कलर्स जो है ना वो आ जाते हैं। हुँ। मतलब कलर्स की जो सिलेक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है, भी थोड़ा क्योंकि बताइएगा इसके जी, जी, ऊपर भी। मैं बताता हूँ। जो कलर्स है ना मुनीर भाई, इनकी अपनी एक साइकोलॉजी है। लेट्स हुँ, से कि जो ब्लू कलर है ये पीस का कलर है, ठीक राइट? है। इसी तरह जो येलो का कलर है ये वार्मनेस का कलर है, जो हुँ, ब्लैक कलर है ये डोमिनेंस को रिवील करता है। मतलब आप देखें, जो जजेस हैं, जो लॉयर्स हैं, वो हुँ, ब्लैक सूट पहनते हैं बिकॉज़ दे वांट टू गिव अ सब्लिमिनल मैसेज कि वी आर सुपीरियर, वी आर डोमिनेंट। हुँ, हुँ, तो इसी तरह जो वाइट कलर है ये एक ट्रांसपेरेंट वाइब्स देता है, ये बताता है कि आई एम ट्रस्टवर्दी, आई एम अ हुँ, ट्रांसपेरेंट पर्सन। इसी तरह जो रेड कलर है ये एनर्जी का एक कलर है, लव का कलर है। सो जो कलर्स हैं ये इनकी एक साइकोलॉजी भी है, और ये एक सब्लिमिनल मैसेज भी देते सर हैं। यूजुअली व्हेन इट कम्स अबाउट पावर ड्रेसिंग, तो पावर ड्रेसिंग में अगर आपने शूटिंग करनी है तो आप 3 कलर्स पहन लें। ब्लैक कलर पहन सकते हैं, आप डार्क नेवी कलर पहन सकते हैं जिसको हम डार्क ब्लू जी, कहते जी। हैं, नेवी ब्लू कहते हैं, हुँ, और ग्रे कलर में आप 3 शेड्स पहन सकते हैं, चारकोल ग्रे, मीडियम ग्रे, लाइट ग्रे। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपका कम्प्लेक्शन कैसा है। हाँ। मैं हमेशा वो बात ये करता हूँ 4 पीस की। हुँ, बेसिकली हुँ। वो हमारे एक दोस्त हैं हामिद सईद साहब, जी, जी, तो उनके पॉडकास्ट किए हुए हैं उन्होंने मैंने। 5 पीस की बात की, तो मैंने उसको जो है ना वो समराइज़ कर दिया 4 पीस में, कि हुँ, आपकी पोज़ीशन क्या है, आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, और आप आई मीन पर्सनैलिटी टाइप में आपके आ जाता है हेयर्स कलर, आइज़ कलर्स, आपका कम्प्लेक्शन कैसा है। अगर लेट्स से कि आपका कम्प्लेक्शन बहुत फेयर है और अगर आप डार्क कलर भी पहनते हैं तो वो आपको सूट करेगा, लेकिन अगर किसी का कम्प्लेक्शन डार्क है तो उसको लाइट कलर्स यूज़ करने चाहिए। ठीक है। तो पावर ड्रेसिंग मीन के हर वो लिबास के जो आप पहने और आपको अच्छा महसूस हो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करे, और इसमें जो कलर्स कम्बिनेशन है वो प्रोफेशनल होने चाहिए, और आई मीन ऐसे स्टाइल्स
और ऐसे कॉम्बिनेशंस के जो दूसरों के लिए डिस्ट्रैक्शन का बायस ना बने, आपको वो कैरी करने चाहिए। अच्छा, सम टाइम क्या होता है, कुछ लोग जो है वो एक ही टाइप की ड्रेसिंग जो है करते जाते हैं, फॉर्मल हो या यस। कैजुअल हो, वो एक ही टाइप की ड्रेसिंग, लेट्स से बहुत सारे दोस्त, अब हमारे एक दोस्त हैं वो पहनते ही सिर्फ ब्लैक हैं, राइट। ठीक है, जब भी उनको देखें वो ब्लैक के अंदर ही वेरिएशंस हैं, बट इवन वो ब्लैक के कलर भी चेंज नहीं करते, ओके। ठीक है, कभी कुछ थोड़ा बहुत स्टाइल हो गया तो हो गया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि एक ही कलर से इंसान बोर नहीं हो ओके, जाता? नहीं मैं बताता हूँ ये, देखें, इसको ना हम साइकोलॉजी में कहते हैं इमेज हैमरिंग। कुछ लोग जो है ना वो साइकोलॉजी को समझते हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर्स को समझते हैं। तो एक तो वो अपनी लाइफ में बहुत आसानी पैदा करते हैं कि एक ही कलर पहनते हैं, हाँ। और सुबह उठ के उनको बेगम को ये नहीं कहना पड़ता कि यार आज ये कपड़े पहनूंगा, वो कपड़े पहनूंगा, या मेड को वो आई मीन टाइम बचाने के लिए, सही। अपनी कन्वीनियंस कंफर्ट के लिए वो इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। दूसरा ये है कि आपका एक सिग्नेचर स्टाइल बन जाता है। फॉर एग्जांपल आप मेरी कोई 15 साल पुरानी भी पिक्चर देखेंगे तो आपको 2 चीज़ें कॉमन नज़र आएँगी मेरे लिबास में। ठीक है। एक वाइट शर्ट हम्म, और एक ये जो फ्लैग बैच लगा हुआ है। ठीक है। ठीक है? ये 2 चीज़ें आप 15 साल में मेरी 10,000 पिक्चर्स भी देखेंगे तो आपको 2 चीज़ें कॉमन नज़र आएँगी। मैंने कभी भी कलर्ड शर्ट चूज़ नहीं की, वाइट ही चूँकि करते हैं यस हमेशा। वाइट। वाइट कलर मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि इसके ऊपर जो भी टाई आप पहनते हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है, अच्छी लगती है। दूसरा, मुझे कभी नहीं बेगम को ये कहना पड़ा या मेड को कहना पड़ा कि यार मेरी वो फ़लाँ शर्ट जो है ना वो इस्त्री कर देना। और दूसरा, इसमें ना आप जो भी ब्लेज़र या आई मीन जैकेट वियर करते हैं वो अच्छी लगती है। बिल्कुल ऐसे तो ही। मेरे लिए भी आसानी रहती है, फैमिली के लिए भी आसानी रहती है। फिर ये मेरा एक सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है। सब लोगों को पता है जो मेरे सर्कल्स में हैं, इवन जो लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, कि उनको पता है कि यार यासिर अरफात जो है वो फ्लैग बैच लगाता है हाँ, अपने बिल्कुल सूट सही के है। ऊपर। तो ये आपका एक सिग्नेचर स्टाइल बन जाता है, आपको अच्छा लगता है। और आई मीन जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं, कोई बंदा आपसे मिलता है तो वो फ़ौरन, चूँकि इतनी इमेज हैमरिंग की होती है आपने सोशल मीडिया पे अपने लिबास की मदद से, तो वो फ़ौरन आपको रिकॉग्नाइज़ कर लेता है कि अच्छा हाँ यार ये यासिर अरफात है, ये मुनीर साहब हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ओन कम्फर्ट लेवल कि आप एक ही जैसा लिबास तो पहनते थोड़ा हैं। हाइजीन पे बात करूंगा, ठीक है, आजकल तो वेदर थोड़ा हुँ, मज़ेदार है, अभी इस हुँ, वक्त तो बल्कि इंजॉय वाला वेदर चल रहा है। हुँ, तो जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे और सर्दियाँ होंगी, तो इसके अंदर से किस तरह एक्सट्रीम्स विंटर में और एक्सट्रीम समर में हुँ। किस तरह से मैनेज करते हैं? एक्सट्रीम विंटर में डेफिनेटली इस ड्रेस में आपने आपको ठंड आपने लगेगी। ना मिलियन डॉलर का क्वेश्चन किया है, और ये इस पे ना मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस पे भी थोड़ी-सी आपने ये स्टेटमेंट ने दी सर रोशनी डालें। हाइजीन का बड़ा मसला है सर, बड़ा मसला है इस अच्छा, मैं वक्त। बताता हूँ आपको। क्राउड में खड़ा नहीं हुआ जाता। लिटरली हाँ, आपने एक बड़ी मतलब बिटर रियलिटी बताई हाँ। है। देखें, प्रॉब्लम ये हुआ है मुनीर भाई, कि हम ना अपने बच्चों की ग्रूमिंग नहीं कर सके। हम अपने बच्चों को ये नहीं बता सके कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ये एक बहुत बड़ा मिसिंग एलिमेंट है। और बड़ी माजरत के साथ, ऑन अ वेरी प्रैग्मेटिक नोट, जो गाइड करने वाले हैं, जो टीचर्स हैं, वो खुद खुद इस अनगाइडेड चीज़ हैं पे शिकार है। इस चीज़ के रिलेटेड। देखें, जो ग्रूमिंग है ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ग्रूमिंग होती क्या है। आपका ये स्टूडियो है, आप इसकी मेंटेनेंस करते हैं। बिल्कुल। आप दुनिया की महंगी गाड़ी ले आएँ, बाहर आप रोल्स रॉयस ले आएँ, बेंटले ले आएँ, आप BMW, मेरी फेवरेट रेंज रोवर ले आएँ। अगर दुनिया की कीमती तरीन गाड़ी हो और आप बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी लेके आएँ और 1 महीने तक आप उसको बाहर खुली फ़िज़ा में पड़ा रहने दें, तो 1 महीने के बाद उस पे बहुत ज़्यादा डस्ट जमी हुई ट्रू। होगी और आपका बैठने को दिल नहीं करेगा। आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा। ये जो रब की ज़ात ने हमें जिस्म अता किया है, जो वजूद इंसानी है, ये रब की ज़ात कहती है कि आपने इसकी मेंटल मेंटेनेंस भी करनी है, आपने मेंटल गार्बेज को भी ठीक करना है, आपने इसके कॉग्निटिव लैंडस्केप पे भी काम करना है, आपने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी काम करना है, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी का एक दूसरा डोमेन है। फिर आपकी पर्सनैलिटी का एक तीसरा डोमेन है स्पिरिचुअल डोमेन, के अल्लाह ये कहता है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करो, स्पिरिट पे काम करो, अपनी ज़िंदगी में ज़हनी कल्बी सुकून चाहिए तो इस पे काम करो। फिर आपकी पर्सनैलिटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट डोमेन है फिज़िकल डोमेन, कि आप दिखते कैसे हैं। तो मॉडर्न वर्ल्ड में जो आपकी पर्सनैलिटी की ऑर्नामेंटल वैल्यू है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप देखें कि आपकी जो CM है मरियम नवाज़, वो अपनी ऑर्नामेंटल वैल्यू पे कितना काम कर रही है। दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो बोटॉक्स करवाती हैं, फिलर्स करवाती हैं, वो अपनी खूबसूरती और अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे कितना काम करते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप बिग प्लेयर्स हैं, अगर आपने बड़े कैनवस पे प्ले करना है,
तो आपको अपनी पर्सनैलिटी के एक एक एक्सपेक्ट पे फोकस करना होगा। बिल्कुल। अब ग्रूमिंग का जो वर्ड है ना, इट मीन्स सेल्फ मेंटेनेंस। जी। अब सेल्फ मेंटेनेंस में ना मुनीर भाई कुछ चीज़ें आ जाती हैं। सेल्फ मेंटेनेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल योर ओरल हाइजीन, कि आप अपने मुंह की सफाई कितनी करते हैं। बड़ी मासरत के साथ यकीन माने, मैंने ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोगों को देखा है, चले जो अनपढ़ है, जिसके पास ना, उसको इल्म तो नहीं समझ ही है, नहीं है ना। जिसके पास समझ नहीं है, उसकी तो समझ आती है कि रब ने भी कह दिया कि पढ़ा लिखा और जाहिल एक बराबर नहीं हो सकते। बिल्कुल। बट जिसने पढ़ा हुआ है, जो एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, उसको किसने मना किया हुआ है कि भाई अपने मुंह की सफाई ना करे। आप देखेंगे लिबास पहना हुआ है, लेकिन यकीन माने कि जैसे ही मुंह खोलते हैं तो एक नई दुनिया आश्कार होती है। मैं आई बिन कराची सो मेनी टाइम्स, वहाँ पे ASF और इनके रेंजर्स की ट्रेनिंग के लिए, स्टेट बैंक की ट्रेनिंग के लिए मैं जाता हूँ। तो वहाँ पे तो बुरे हालात हैं, माजरत के साथ। आई लव कराची, पीपल देयर आर वेरी लविंग एंड वेरी हॉस्पिटेबल, लेकिन हर दूसरे बंदे ने मुंह में गुटखा मावा छालिया डाला हुआ है, सड़कों पे आप थूक फेंक रहे हैं। आई मीन इट्स सो आई मीन डिस्कस्टिंग ना। तो उसमें ये है कि ओरल हाइजीन है भाई, इसमें क्या आपका जाता है। अगर आप ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश कर लें, आप फ्लॉसिंग कर लें, अगर आप रात डिनर करने के बाद आप ब्रशिंग कर लें, इसमें क्या जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इतना येलो प्लेग जमा हुआ होता है, भाई वाई डोंट यू विजिट अ डेंटिस्ट। आप डेंटिस्ट के पास जाएं, डेंटल स्केलिंग करवा लें, आपने कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, आप किसी से मिल रहे हैं, मुंह में कोई मिंट रख लें, आप कोई कार्डिमम इलायची रख लें, ताकि आप जब दूसरों से मिलें तो आपके ब्रेथ से महक आए, आप सर, खुद दूसरों भी को अच्छा अच्छा लगता फील है। करवाए। खुद यस, सबसे पहले तो खुद यस। को अच्छा लगना चाहिए बट ना। प्रॉब्लम ये है ना, जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि ये दूसरों का जीना वो किस तरह हराम करता है, कि जब वो आप किसी के साथ बैठे हुए हैं और आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। ओरल हाइजीन के बाद आपकी फिजिकल हाइजीन है। फिजिकल हाइजीन में आपकी हेयर केयर है। यू हैव सीन सो मेनी पीपल, स्पेशली मेन, के नाक के बाल नज़र आ रहे हैं। भाई इतना वो बुरा लगता है। आपके ईयर लोब्स हैं, ईयर लोब्स पे बाल नज़र आ रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि प्रॉपर कटिंग नहीं है। अगर आपने, अब देखें ना कितना प्यारा आपने इस हद को मेंटेन किया हुआ है। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि वो फॉर्मल मीटिंग्स में अपस्किल लेवल अपनी प्रेजेंस देते हैं तो हाथ नहीं बना हुआ। या मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि आई मेट अ पर्सन हु इज़ PR पर्सन, मतलब वो लोगों को मिलाता है, पब्लिक रिलेशंस पे काम करता है। तो मैंने उसको देखा कि उसकी माउथ टचेस का इतना बुरा हाल था कि अपर लिप जो है वो फुल कवर हुआ हुआ था और मुंह में मूछें गिर रही थी। मतलब आप अपनी हेयर केयर को मेंटेन करते हुए, आपने अगर दाढ़ी रखी है नीट एंड क्लीन रखें, आपने अगर हाथ रखा हुआ है उसको प्रॉपर मेंटेन करें, अगर आप माउथ टचेस रखते हैं तो वो प्रॉपर ट्रिम करें आप उसको। फिर अगर आप क्लीन शेव करते हैं तो क्लीन शेव करें, इट्स अप टू यू। फिर इसमें आपकी नेल केयर आ जाती है। नेल केयर में फीमेल्स से मैं कहूँगा कि भाई फॉर गॉड सेक, अगर आपने नेल रखे हुए हैं तो प्रॉपर मैनिकेयर करवाएं, पेडिकेयर करवाएं। हाथों की दुनिया अलग है, पाँव की दुनिया अलग है। हाथों की दुनिया फिर भी ठीक नज़र आती है, लेकिन जब नीचे पाँव पे अगर नज़र पड़ जाए तो यू कांट इमेजिन कि वो कितनी आधा किलो मैल नज़र आती है। अभी इवन फिर लड़कों में मैंने देखा इतने इतने लंबे नाखून, खास तौर वो पे ये अंगूठों तो के और ये यार, छोटी वो उंगली तो के अब आजकल एक फैशन। ट्रेंड है ना, फैशन है। ये जो जेन ज़ी अल्फ़ा जनरेशन में कुछ लोंडे लपाड़े हैं कि वो देखा देखी, आई मीन एक तीसरा तबका भी आ गया है ना, कि जो औरतों की तरह फैशन करता है, जी कान जी। में बाली डाल ली, पोनी कर ली, लंबे लंबे नाखून रख लिए। और अगर हम जर्नली बात करें तो आप जब जुम्मा पढ़ने जाती हैं तो आपने देखा होगा कि लट्ठे का सूट पहने है, कॉटन का सूट पहने है, वज़ू बनाया हुआ है, गीले पाँव के साथ आप मस्जिद में आ रहे हैं, और जैसे ही आप नमाज पढ़ते हुए रुकू में देखते हैं तो पाँव के नाखून इतने गंदे होते हैं कि कराहत महसूस हो रही बिल्कुल होती ऐसे है। ही। सो नेल केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है, हेयर केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्किन केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुनीर भाई, जब भी हम स्किन केयर की बात करते हैं तो मर्द हजरात समझते हैं कि नहीं यार ये औरतों के काम है। बिल्कुल। ये भाई औरतों के काम नहीं है। अल्लाह ने आपको भी स्किन दी है, इसको भी केयर चाहिए। द कंट्री लाइक पाकिस्तान वेयर देयर इज अ डायरेक्ट सन एक्सपोजर, UV रेस हैं, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर स्किन। और इसमें आप कोई सनस्क्रीन यूज़ कर सकते धुआं हैं। मट्टी है, यस, हम यस, तो हर वक्त वेरी मर्द तो ट्रू। और बल्कि लाहौर ज्यादा में तो जो एक्सपोज्ड हैं। स्मोक का एलिमेंट है, जो पोल्यूशन है, इस माहौल में तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आपकी सही। स्किन केयर है, मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। बिल्कुल, ये औरतों के काम नहीं है, ये मर्दों को भी करने चाहिए। फिर इसमें आपकी आई मीन ये ईयर केयर है, लोगों के कानों में वैक्स नज़र आ रही होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से ग्रूम करते हैं, आप खुद भी लाइट फील करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। जब आप दूसरों से मिलते हैं, दूसरों को आप अच्छा फील करवाते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें छोटी उम्र में ही अपने बच्चों को इस पे कोच करने की ज़रूरत है। और स्कूल्स के अंदर क्लासरूम्स में टीचर्स ये काम कर सकते हैं, लेकिन टीचर्स को खुद पहले इन चीज़ों पे काम करना बिल्कुल होगा। ऐसे सर, इंपॉर्टेंट चीज़ शायद मिस कर गया। आप इस पे ज़रा थोड़ी रोशनी लाजमी नहीं, जी बड़े जी। बल्ब के साथ रोशनी डालिए। जो ड्रेसिंग की बात करें हम, एक तो हमने कर लिया ना कि हम्म, पहनना क्या चाहिए। ओके एक ड्रेसिंग का ये है कि भाई
4-4 दिन एक ही चीज़ पहन के आते जा रहे हो आप, हाँ, ठीक है? वो वो स्वेट देखें स्टेन्स अभी ना नज़र 2 आ रहे चीज़ें हैं। हैं, अभी ये अल्लाह हुँ, ताला की ज़ात का निज़ाम है, वो जिसको जैसी बॉडी दे। अब जी, कुछ जी। लोग हैं उनकी बॉडी बैड ऑर्डर्स बहुत बुरे हैं, हुँ, मतलब वो हल्का-सा भी उनको स्वेटिंग होती है तो पसीने की स्मेल आने हुँ, लग जाती है। कुछ लोग हैं वो शराबूर भी हो जाएँगे लेकिन स्मेल नहीं आती। हुँ, अब ये मेरा ख़्याल है खुद को आपको देखना है कि आपकी यस, बॉडी किस टाइप की है। अगर आपकी यस, बॉडी के अंदर स्मेल आ रही है पसीने की तो मेरा जी। ख़्याल है थोड़ा इस चीज़ का जी, डिओड्रेंट जी। वगैरह ये परफ्यूम का बहुत इस्तेमाल जो बहुत है। इम्पोर्टेंट बात की है। हुँ, मैं ये बात मिस कर गया था, बट बहुत अच्छा किया आपने इसको हाइलाइट किया है। सर मैं देखिए चौकस मुनीर बैठा भाई, हूँ हाँ, इस बिल्कुल, नहीं, वक़्त। ज़बरदस्त है। मैं आई रियली एप्रिशिएट द वे यू आर कैरिंग दिस पॉडकास्ट। देखो यार, ऐसा है कि हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ़ ईमान है। निस्बत में। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने ना दीन को अपनी मर्ज़ी का हुँ, चूज़ करना है, जहाँ पे जो हमें पसंद आता है हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और बाकी चीज़ें जो हमें आई मीन हमारी लाइफ में सूट नहीं कर रही होती हमें, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। आई वुड से कि यार, हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं ना, हमें ये कहने ना पड़े कि हम मुसलमान हैं। खूबसूरत हम बात। हमारी पर्सनैलिटी से नज़र आए कि यार ये हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। तो सुभान अल्लाह। आपने ना दोनों बातें खुद ही कर दी कि देखें, आपको स्वेट आता है, आपको आता है नहीं आता, उसकी स्मेल है, ऑर्डर है नहीं है, आप परफ्यूम यूज़ करें। मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है खुशबू लगाना, हुँ, और फिर जो खुशबू लगानी है वो भी सही लगाएँ ना, ऐसी मत लगाएँ खुशबू के आपने खुशबू लगा के कई लोगों को बेहोश करना है, मतलब सर में दर्द हो रही है हाँ, या किसी को छींकें आ रही हैं, लाइट सी खुशबू लगाएँ। और आई मीन आपको अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इन चीज़ों पे खर्चना चाहिए। ये एक्सपेंस और नहीं ये है। पे बैक करती हैं यस, सर। ये एक्सपेंस नहीं है, हुँ, ये आपकी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। खुशबू लगाएँ, नहाएँ। मैं कहता हूँ कि हर चीज़ का मुतबादल हो सकता है व्हेन इट कम्स अबाउट योर पर्सनल ग्रूमिंग। नहाने का नहाने का कोई नहीं है। मुतबादल नहीं है, भई हाँ, नहा लिया करें। ठीक 365 है। दिन सर ये फ़र्ज़ कर लें अपने आप के ऊपर, सो ठीक है? उसमें ये है, सर्दी नहाना हो, चाहिए। गर्मी हो, बिल्कुल। हाँ, ठीक है, सर्दी में आप 1 दिन का गैप ले सकते सर हैं। नहीं मेरे देखें बात सिंपल सी ये जी, है कि आज की डेट में चाहे कोई गरीब है या अमीर है, जी। पानी गर्म करने का तो मेरा नहीं ख्याल कोई किसी को मसला है। हाँ, जिसके घर बिल्कुल में जो ऐसे भी ही है। फैसिलिटी है, बिल्कुल अगर ऐसे कोई ही है। इलेक्ट्रिक अब जैसे मेरे पास इलेक्ट्रिक लगे हैं, कोई मसला जी, नहीं। अब कोई ऐसे कहेंगे ही जी है। गैस नहीं आ रही, भाई जी, ठीक है, वैसे अपना टाइम उस तरह बिल्कुल से आप ऐसे ही मैनेज है। करें। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही है। क्योंकि किसी को भी होश करने से बेहतर है कि खुद ज़रा हाँ, थोड़ी-सी इस चीज़ का देखिए ख्याल कर जो लें। आपने बात की ना, बड़ी इम्पोर्टेंट, यू आर टॉकिंग अबाउट ड्रेसिंग, कि आपका ना लिबास ऐसा हो नीट एंड क्लीन, हाँ, मतलब आपके जो कफलिंग्स हैं, आपका जो कॉलर है, उस पे एक भी स्वेट स्टेन नहीं होना नहीं होना चाहिए या चाहिए। डस्ट नहीं नज़र आनी चाहिए। हुँ, नीट एंड क्लीन पहली चीज़। बिल्कुल। दूसरा, क्रिस्पी आयरन। उसकी जो क्रीजेस है ना, आई मीन ये देखें, ये कफलिंग्स हैं, इसकी क्रीजेस नज़र आएँ। आपकी जो पैंट है वो ट्राउज़र नज़र ना आए, उसकी क्रीजेस नज़र आनी चाहिए। आपकी जो शर्ट है उसकी क्रीजेस नज़र सर आएँ, ये आपने क्रिस्पी आयरन। ऐसी चीज़ छेड़ दी है ना, जी। क्या करें बस छोड़ें अच्छा, अब। इस एक टॉपिक तो पे मेरा ख़्याल है अच्छा, खामोशी कर लें। एक पता तो क्यों? क्यों थोड़ा क्यों? इस पे बताता हूँ। जी, जी, प्लीज़। आए दिन हाँ, हाँ। जो ये क्रिस्पीनेस के चक्कर में ना आए दिन एक आधी जो है ना शर्ट मुलाज़मा ने जलाई होती है। अब उस बंदी को ज़ाहिर है अब उसको क्या कहे। जी, अब जी। पिछले दिन हुआ है मेरी एक काफ़ी महँगी शर्ट थी, हाँ, ठीक है? हाँ। ब्रांड की थी, मैं लेके आया। हाँ, हाँ। उसके ऊपर एक घोड़े की तस्वीर बनी होती है, पहनने वाले यस, समझेंगे। यस, यस। उसने रख के उसके ऊपर ऐसा रगड़ा घोड़े को, हाँ। वो घोड़ा बेचारा सफ़े हस्ती से मिटा दिया, ठीक है? और उस अभी पहली उसकी वॉश हुई थी। हुँ, अब हुँ। सोचे मेरे हाँ, उसके ऊपर नहीं, क्या वो गुज़री होगी कि भाई तूने मेरी शर्ट को बेड़ा गर्क कर वैसे दिया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपने अपने क्वेश्चन में वो बात पूछी थी, मेरे माइंड से वो स्किप होगी कि गेट आउट ऑफ ब्रांड कॉन्शियसनेस। ये तो हुँ। मार्केट हाँ, फोर्सेस बिल्कुल का जो है वो ऐसे ही एक है। है कि उन्होंने आपकी जेबों से पैसा कैसे हुँ, निकलवाना है। और इसमें मैं अपने व्यूअर्स को भी ये कहना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक कभी भी ये मत सोचें कि हम महंगे ब्रांड से शॉप करेंगे, हम उस लिबास को वियर करेंगे तो हम अच्छे दिखेंगे। यकीन माने कि ब्रांड्स का कोई रोल नहीं होता। द रियल थिंग इज़ कि आप उस हाउ लिबास यू को कैरी कैरी इट, कैसे हाउ करते यू हैं। कैरी इट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जो लिबास में ना, एक तो क्रिस्पी आयरन, नीट एंड क्लीन, और तीसरा वेल फिटेड। मतलब हुँ, अगर लिबास वेल फिटेड नहीं है तो आपने कितना ही अच्छा लिबास क्यों ना पहना होगा, वो आप पे नहीं जचेगा, बिल्कुल आपको ऐसे अच्छा ही नहीं है, लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही फिर है। इसी तरह आपके शूज़ हैं, वेल पॉलिश शूज़ हों, हुँ, शूज़ नॉइज़ क्रिएट ना करें, और फिर शेप अच्छी हो उनकी, हुँ, और वेल फिटेड हो, कंफर्टेबल हो, मतलब आप पहन के डिस्कम्फर्ट फील ना करें। बिल्कुल ऐसे ही। सर थोड़ा-सा खाने पे चलते हैं, अच्छा, ठीक है? खाबे आपने वैसे खाबे पे खिलाया-पिलाया शौक तो कुछ नहीं है अभी, सर तो इसके बाद कोई है हाँ, खाने हाँ, का बिल्कुल सर प्लान? इसके बात करते ओके, हैं। सर फाइन। मुझे ये बताइएगा कि अच्छा खाने का मैं बताता हूँ यहाँ क्यों नहीं, मैंने काफ़ी दफ़ा ना टेबल पे रखा है, मैंने कहा यार चलो साथ-साथ हो जाएगा। मजाल है किसी ने एक हल्की सी किसी चीज़ को हाथ लगाया हो। आप पानी पी रहे हैं, पता है आपका क्यों? शुक्रिया कि आपने पानी भी पी वो लिया है, वरना ब्रेक लोग आ गई बड़े ना, कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं यार पता बताता नहीं क्या हो हूँ। जाएगा। सीन ये है, ऑनेस्टली मैं कॉम्प्लीमेंट दूँगा कि आप ना गुफ्तगू को इस तरह कैरी करते हैं। मैं बिहाइंड द कैम भी आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। माशाल्लाह द वे यू कैरी योर
कॉन्वर्सेशन, यू आर अ गुड कॉन्वर्सेशनिस्ट। जज़ाकल्लाह तो खैर। इतना वो आप उसमें ना फ्लो की कैफियत में चले जाते हैं। यकीन माने कि मुझे अभी कुछ नहीं पता कि आउटर वर्ल्ड में क्या हो रहा है। आई एम जस्ट सीइंग यू, आई एम एंजॉयिंग द कॉन्वर्सेशन। सो खाने की बात है, तो खाने में आप क्या जानना चाह सर रहे खाने हैं? में मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना चाह रहा हूँ कि इसके हम्म मैनर्स क्या होते हैं। अभी हम्म अक्सर हम्म लोगों को हमने देखा है, जिस तरह अभी सर्दियाँ हैं आजकल, चाय हम्म की भरमार है, कॉफ़ी या ग्रीन टी की भरमार है, हर बंदा पी रहा है। अब अक्सर लोगों को देखा है कि वो महफिल में बैठे हैं, चाय हम्म लेंगे, आहा 4 कमरों तक उस सुबकी की आवाज़ जाएगी, ठीक है? फिर ऑन द अदर हैंड खाना खा रहे हैं, तो आपस में जो कटलरी सेट है वो नाइस। इतनी ज़ोर से उसकी आपस में उसको मारते हैं कि पूरी प्लेट और हर चीज़ की नॉइज़ जो है ना, वो 4 टेबलों तक पहुँचती है। ओके तो ओके। इसके मैनर्स भी कुछ हैं या बस अच्छा, ठीक है जैसे मर्ज़ी करते हैं मैं लोग? आपको एक चीज़ बताऊँ मुनीर भाई, ये जो डाइनिंग है, ये जो टेबल मैनर्स हैं, ये एक पूरी साइंस है। हुँ, एंड यू कांट इमेजिन कि इस पे हम 2 डे वर्कशॉप करवाते हैं। आई मीन सिविल सर्विसेज में और फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में हम इस पे जो 5 स्टार 5 सितारा होटल्स हैं, वहाँ पे हम वर्कशॉप करवाते हैं। ठीक है। और चूँकि वहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हम पहले सिखाते हैं और हुँ, उसके बाद बाकायदा लाइव डेमोंस्ट्रेट करते हैं और फिर उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है। अब मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अल्लाह ने ना 86 लाख मखलूक़ात पैदा की और फिर अल्लाह ने इंसान को पैदा करके कहा कि ये मेरी अशरफुल मखलूक़ात, तमाम मखलूक़ात का बेस्ट बेहतरीन क्रिएशन। शाहकार है, दी हुँ, बेस्ट है। अल्लाह ने अक़ल दी, फ़हम दिया, अल्लाह ने उसको हैर कसीर कहा, अल्लाह ने उसको अपना इनाम कहा और अल्लाह ने इख्तियार दे दिया। हुँ, अब आपने देखा है कि जितनी भी मखलूक़ात है ना, उनकी जो इंस्टिंक्ट में, जिबिल्लत में जो चीज़ डाल दी गई है ना, वो वैसे ही करती हैं। ऐसे ही है, मतलब जो 8000 साल पहले शेर जिस अंदाज से खाता था ना, आज भी ऐसे ही वैसे ही है। खाता है। मतलब आपने शेर को कभी नहीं देखा होगा, किसी ने कहा होगा नहीं भाई प्लीज़ कोई फोक पिज़्ज़ा, एंड बर्गर नाइफ नहीं आया लेके उसका, आएँ, हाँ। फोक एंड नाइफ लेके आएँ, इधर नैपकिन होगी तो मैं खाऊँगा। देखें, आई ऑलवेज़ से कि वॉक द टॉक नंबर 1, नंबर हुँ, 2 जैसा देश वैसा बेस। वैसा बेस। देखो यार, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में गए हैं, वहाँ पे आपको आई मीन यूटेंसिल्स नज़र आते हैं, सिल्वरवेयर्स, ग्लासवेयर्स और एक ख़ास तरतीब के साथ हुँ, फॉर्मल हुँ, टेबल सेटिंग नज़र आ रही है। तो यू मस्ट नो कि मैंने इनको यूज़ कैसे करना है। आप उसके लेवल पे एक कॉर्पोरेट मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, यू बीन इनवाइटेड एट द लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स या गवर्नर हाउस में, सीएम हुँ, हाउस में आपको इनवाइट किया जाता है। आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को काफ़ी जो है वो एप्रिशिएट भी किया जा रहा है येस। स्टेट लेवल पे। तो वहाँ पे अगर आपको फाइन डाइनिंग करनी है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि मुझे किन मैनर्स को, किन एटिकेट को फॉलो करना पड़ता है। तो ये फुल साइंस है। यू टॉक्ड अबाउट के लोग चाय पीते हुए इस तरह स्लर्पिंग करते हैं, तो इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आई मीन के ये तो एक बड़ी आपने छोटा सा पॉइंट रेस किया ना, ये तो मतलब एक पूरी साइंस है कि सिल्वरवेयर्स को होल्ड कैसे करना है। हुँ, आई मीन उनकी रेस्टिंग पोजीशंस क्या होगी, टेबल मैनर्स क्या हैं, किस बर्तन को किस तरह यूज़ करना है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि वी नीड टू अंडरस्टैंड। स्लर्पिंग, बर्पिंग नहीं करनी हुँ, चाहिए खाना खाते हुए। आई मीन खाना खाते हुए सिल्वरवेयर्स को दूसरों की तरफ पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सिल्वरवेयर्स के साथ प्ले नहीं करना चाहिए। व्हेन इट कम्स अबाउट टेबल मैनर्स, तो आप खाना खाते हुए टेबल पे अपने गैजेट्स को, मोबाइल फ़ोन, कार कीज़ या जो बैग है, कोई भी चीज़ है, वॉलेट है, वो मत प्लेस करें। ठीक है। योर एल्बोस मस्ट बी ऑफ द टेबल। स्लर्पिंग नहीं करें, बर्पिंग नहीं करें। अगर आपने कोई चीज़ मांगनी है तो आप एक्सक्यूज़ मी कह दें कि जी ये फ़लाँ चीज़ मुझे पास कर हुँ, दे। आप हैंड टू हैंड पास ना करें, हैंड टू टेबल पास करें। आप आई मीन इसमें बड़ी साइंस है। नैपकिन कैसे यूज़ करनी है, हुँ, नैपकिन को आपने शैंक नहीं करना, आपने उसके साथ गंदे हाथ नहीं साफ़ करने, नोज़ नहीं ठीक है। ब्लो करना, हुँ, आपने फेस ट्राई नहीं करना। यूजुअली सो ज़्यादातर हमारे यहाँ जो है ना, मुँह साफ करने के जी, लिए ही जी, नैपकिन मुँह को यूज़ किया जाता है। बेसिकली लिप ब्लॉटिंग के लिए होती हाँ, है, या आप मतलब जब खाना खाते हैं तो फूड मॉर्सल्स, जो बिल्कुल। फूड की कोई जो ड्रॉप है, कोई टुकड़ा है, वो आपके कपड़ों पे गिर सकता है। तो ये एक पूरी साइंस है, इस पे तो हम बहुत बात कर सकते हैं। अच्छा फिर ये बताइएगा, जी, इसमें डेफ़िनेटली बड़ी डीप डोमेन है ये भी अपने जी, आप में। एक्चुअली बिल्कुल, जो आपके लिए आज टॉपिक है ना, ये सारे अपने आप में एक-एक पॉडकास्ट है, ठीक है? बिल्कुल, लेकिन क्योंकि वेरी आप राइट ऑलरेडी सेड। कवर कर चुके हैं, तो जी, मेरे ऑडियंस के लिए मैं इनमें छोटे-छोटे आपसे ग्लिम्प्स हाँ, लेना नहीं चाह रहा हूँ। जितने मर्ज़ी सो आप मुझे ये पूछें। बताइएगा कि हुँ, हुँ, अभी जब खाने की बात हो रही है, हुँ, ये आपने हुँ, मैनर्स तो बता दिए, जी, क्या ये वेरी करते हैं कि आप किस टाइप के इवेंट के ऊपर इनवाइटेड है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऑफ़िस में गए हैं, ठीक हुँ, है? आप एक सी लेवल की मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, येस, वहाँ पे इफ यू हैव बीन सर्व्ड विद समथिंग, उसको खाने के मैनर्स जो हैं कंपेयर टू आपको एक प्रॉपर
लंच पे बुलाया गया या डिनर पे बुलाया गया, हम्म। डिफरेंट होंगे या एक ही रहेंगे? देखें, कोई भी जो फॉर्मल मीटिंग है ना, फॉर्मल बीन फॉर्मल, जी, चाहे वो सी लेवल की है, चाहे सही वो है। मैनेजेरियल लेवल की है, हुँ, चाहे वो स्टेट लेवल की है, व्हाट्सएवर, तो वहाँ पे यू मस्ट बिहेव फॉर्मल। हुँ, वहाँ पे आपका लिबास भी फॉर्मल है, वहाँ पे आपकी कॉन्वर्सेशन भी फॉर्मल है, वहाँ पे आपने अपने आप को कैरी कैसे करना है, वहाँ पे आपकी जो गुफ्तगू का अंदाज़ है, आपकी जो कम्युनिकेशन है, उसमें भी झलक नज़र आनी चाहिए एक ग्रूम्ड पर्सनैलिटी की। और जब आप डाइन करेंगे या आप टी टी ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, हुँ, तो सारी चीज़ों में आपको फॉर्मली बिहेव करना है। बिल्कुल सो ठीक। लेट्स से कि जी आप दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, तो दोस्तों के साथ बैठ के आप बिल्कुल मेक योर सेल्फ एट होम। आप जिस तरह ईज़ी फ़ील कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आपका हाथों से खाने को दिल कर रहा है, तो आप खाएँ। बिल्कुल सही आप है। घर में बैठे हुए हैं, आप आई मीन शॉर्ट पहने हुए हैं, आप टी-शर्ट पहने हुए हैं, इट डज़न्ट मैटर, बट जब आप अपने आप को किसी फॉर्मल मीटिंग में कैरी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक ज़िम्मेदार इंसान, एक ग्रूम्ड इंसान नज़र आना चाहिए। आपने देखा है कि जितने भी ये फॉर्मल फंक्शंस होते हैं, उनके इन्विटेशन कार्ड्स पे बाकायदा ड्रेस ड्रेस कोड कोड लिखा लिखा होता है होता है। फॉर्मल। हुँ, सो बिल्कुल जो सी लेवल मीटिंग्स हैं या जो फॉर्मल मीटिंग्स हैं, वहाँ पे आपको फॉर्मली तो आप ये बिहेव कहना चाह रहे करना हैं कि मौके चाहिए। की मुनासिबत से जी, आपको एक्ट बिल्कुल। करना है, बिहेव करना है। बिल्कुल, ऐसे ही अच्छा, है। आजकल सर सर्दियाँ हैं, शादियों का सीज़न भी है। हुँ, हुँ। हमारी कौम को ऐसा क्यों लगता है कि जिसने शादी पे इनवाइट किया वो बेवकूफ़ है, या जिसने हुँ। 4 हज़ार 3 हज़ार 2 हज़ार, हुँ, हज़ार हुँ। वाला तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी दौड़ रहा है, 2 हज़ार से कम तो पर हेड है ही जी, नहीं। जी। जिसने 2 हज़ार रुपया पर हेड दिया हुआ है, क्या हुँ। उसने कम खाना ऑर्डर किया होता है? ऐसा यार क्यों होता है कि वो 2 ढाई किलो की प्लेट जब तक बने ना हम टेबल पे हुँ। वापस नहीं आते? ये आपने कैसी बात कर दी है, यकीन माने मेरा दिल करता है कि इस पे ना हम क्यों नहीं अपने आप को बदलते। अभी लिटरली जो मैं अभी ज़िक्र कर रहा हूँ ना, मैं एक कॉन्फ्रेंस से होके आ जी। रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे लाहौर के बड़े-बड़े नाम जो एजुकेटेड लोग हैं, सीईओज़ हुँ, फ्रॉम एकेडेमिया, फ्रॉम इंडस्ट्री, फ्रॉम कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और जब लंच अनाउंस हुआ है, तो जनाब लोगों ने उसी तरह अपनी प्लेटों को भरा है। हाँ। मैं बताता हूँ इसकी भी एज़ अ साइकोलॉजिस्ट मैंने ना इस पे काफ़ी एनालिसिस किया, मैंने गौर किया, मैंने सोचा, मैंने रिफ्लेक्शन की कि यार वजह क्या है कि मैं अक्सर ये जो होते हैं ना कॉर्पोरेट फंक्शंस, हुँ, तो वहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी घरों की फ्रिजों में ये पता नहीं महीने-महीने का मटन बीफ पड़ा हुआ होता है, हाँ, और वो सब चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों बिहेव करते हैं? बेसिकली हम ना इंडो पाक में चूँकि गोरे के गुलाम रहे हैं, जी। और मैंने जो एक हिस्ट्री पढ़ी उसमें यही मैंने ये सीखा, यहीं पढ़ा कि जब हम थे ना गोरे के गुलाम, तो वहाँ पे जो अच्छी पोजीशंस पे तो ये हिंदू लोग थे, और हुँ, मुस्लिम्स जो हैं चूँकि ये पढ़ाई लिखाई की तरफ और इन चीज़ों की तरफ आ नहीं रहे थे, तो ये छोटी-छोटी जॉब्स और लेबर टाइप की जॉब्स में वो क्या करते थे कि इनसे काम करवाते थे, और फिर एक बेल बजती थी और उसमें एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता था कि जी इतने टाइम के अंदर-अंदर आपने खा लेना है और उसके बाद हुँ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो वो जैसे ही बेल बजती थी तो सब खाने की तरफ लपक पड़ते थे। ठीक है, अब मैं एज़ अ साइकोलॉजिस्ट ये देखता हूँ कि किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को बदलने के लिए, उसकी जेनेटिक्स को बदलने के लिए भी 1 सदी चाहिए। ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, हमारे अंदर शायद पेट की भूख नहीं है, ये सोच की भूख है। हुँ, हम जब किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो वो जो एक साइकोलॉजी में हम पढ़ाते हैं ना स्केर्सिटी, कि हम हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली ये होता है कि मैं जो है ना फ़ौरी तौर पर मीठा जो है ना वो प्लेट में डाल लूँ, ये ख़त्म हो जाएगा। बचेगा नहीं। मैं चावल जो है ना, या मैं वो जो पट वाली बोटी है ना, वो अपनी प्लेट में डाल लूँ कि कोई और ना ले ले। हुँ, हालाँकि वो कितनी दफ़ा आपने खाई होगी, हाँ, हाँ, ऐसे ही है। लेकिन वो जैसे ही आप खाना देखते हैं ना, तो वो जो आपके अनकॉन्शियस में भूख है, वो आपको ट्रिगर करती है कि अपनी प्लेट को भर लो। तो हुँ, हम ये देखते हैं कि यार ये बुनियादी चीज़ें भी हम नहीं सीख पाते। मैं कई ऐसे इवेंट्स पे गया जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थे। पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके फार्म हाउस पे एक कट होता है फ्राइडे वाले दिन, जिसमें वो मुल्क भर से हुँ, लोग आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, लेजिस्लेचर्स आते हैं, और मैंने वहाँ पे भी एक्सपीरियंस किया कि वो लोग के जो इतनी बड़ी-बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को रन कर रहे हैं, अरबों खरबों के मालिक हैं, जब हुँ, खाना अनाउंस हुआ तो वो कैसे खाने पे टूट पड़े। भई आप लाइन में लग जाओ, आपको इतना सीख लेना चाहिए कि जिसने आपको इनवाइट किया है, उसने इतना खाना बनाया हुआ है, आपको मिलेगा, तसल्ली से मिलेगा, आप लाइन में लगें, आप किसी को क्रॉस मत करें, एंड फॉर गॉड सेक आप प्लेट में उतना खाना डालें जितनी आपको भूख है, या उससे कम डाल लें, खाना कहीं नहीं जा 2 रहा। दफ़ा ले लें, 3 मैं दफ़ा ले मुनीर लें। भाई एक मिलियन डॉलर की बात करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि अगर आपने अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, तो आप खाना खाने से पहले खुद से 5 सवालात पूछ लें कि मैं क्या खा रहा हूँ? हुँ, मैं कितना खा रहा हूँ?
मैं क्यों खा रहा हूँ, मैं कब खा रहा हूँ, मैं कैसे खा रहा हूँ। कैसे खाना अब है। इसमें मैं कैसे खा रहा हूँ और मैं क्यों खा रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मतलब मैं क्यों खा रहा हूँ, मैं इसलिए खा रहा हूँ कि बस मुझे स्नैकिंग करनी है, या मैं टेस्ट बड्स का गुलाम बना हूँ। मैं कैसे खा रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं खाना खाते हुए स्लर्पिंग कर रहा हूँ, बर्पिंग कर रहा हूँ, आवाज़ें निकाल रहा हूँ, खाना मेरे कपड़ों पे गिर रहा है। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि वो खाना खाते हुए उनका फेस गंदा हुआ है, वो इतना डिस्गस्टिंग लग रहा है, कपड़ों के ऊपर खाना गिर रहा है, वो आवाज़ें निकाल रहे हैं, दूसरों को बुरा महसूस करवा रहे हैं। और वो फिर टूथपिक यूज़ करते हैं खाना खाने के बाद, ऐसे मुंह खोल के टूथपिक यूज़ कर रहे हैं, सबको अंदर की दुनिया आश्कार कर रहे हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो हमें अपने बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो हमारा मिलिट्री का इदारा है, जो सिविल सर्विसेज एकेडमी है, एमपीडीडी में जो हमारे पीएमएस का बैच आता है, वहाँ पे ऑफिसर्स को इन सारी चीज़ों के बारे में कोच किया जाता है। आप अपने डिप्लोमेटिक सर्कल्स को देखें, वो लोग के जो फॉरेन सर्विस को ज्वाइन करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, आप उनमें इंतहा दर्जे के मैनर्स देखेंगे। आई थिंक कि आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा किसी डिप्लोमेटिक फंक्शन में जाने जी। का, तो वहाँ पे उनको ये भी आइडिया है कि उन्होंने वाइन ग्लास को कैसे होल्ड करना है। वाइन ग्लास डजंट मीन कि आपने वाइन ही पीनी है, मतलब उसकी शेप की वजह से उसको जी। वाइन ग्लास जो है ना वो बुलाया जाता है। तो वाइन ग्लास को होल्ड कैसे करना है, आपने उसको कितना फिल करना है, आपने फोक एंड नाइफ को कैसे होल्ड करना है, अमेरिकन स्टाइल क्या है, कॉन्टिनेंटल स्टाइल क्या है, सिल्वरवेयर्स की रेस्टिंग पोजीशंस कौन सी है, आपने आउटसाइड इन अप्रोच क्यों यूज़ करनी है, नैपकिन को कैसे यूज़ करना है, आपने किसी जगह पे जाना है तो आपने किस पोजीशन पे बैठना है, किस सीट पे बैठना है, कैसे बैठना है। ये सारी की सारी छोटी छोटी चीज़ें जब आप सीखते हैं तो ये आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर करती हैं। बिल्कुल एंड आई सही। बिलीव के बहैसियत इंसान, ये हर इंसान को समझना चाहिए कि यार, मेरे में और एक जानवर में यही बुनियादी फ़र्क है कि अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया है, अल्लाह ने मुझे अकल दी है, अल्लाह ने मुझे अपने आप को ग्रूम करने की एक तौफीक दी है, तो मुझे अपने आप को दुरुस्त करना है। सर मैं ना अपने बच्चों से अक्सर ये बात करता हूँ, टीम के बच्चों से, कि यार देखें, आपको जिस डोमेन में आप हो ना, स्किल आपने सीख लिया, आप सारे अच्छा यस, काम कर रहे हो, दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि यूर इन द कंपनी। यस, अब लेकिन इस लेवल से जहाँ पे आप हो, यहाँ से लेवल अप करने के लिए देयर यस, इज़ ओनली वन थिंग यस, जो कि आपको एक्सपेडाइट कर सकती है इस पूरे हुँ, प्रोसेस को, वो है आपकी पर्सनल मैनर्स। यस, अब आपने यस, किस तरह, मिसाल के तौर पे एक हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा सारा काम है ही गोरों के साथ, यस, हम हर बच्चे को गोरे के सामने एक्सपोज नहीं कर सकते, तो यस, हम अपने यस, मैनेजर्स को पिक करते वेरी हैं ट्रू, जो उनमें से बेहतर कम्युनिकेशन वाले होते हैं, उनको कहते हैं पहले बिल्कुल, शेडोइंग में देखो कि यस, हाउ आई टॉक विद देम, हाउ आई डील वेरी विद ट्रू, देम, किस तरह से यस, मैं एक बेस बनाता हूँ, मेरा पार्टनर किस वेरी तरह से ट्रू, बेस बना के फिर आगे लेके जाते हैं, यस, पहले ऑब्जर्व करो। हुँ, फिर 2 3 4 मीटिंग्स के बाद आप अपने 2 सेंट ऐड करने शुरू करो, हुँ, फिर उसके बाद उनकी टेक लेना शुरू करो। आहिस्ता आहिस्ता आप इस पोजीशन में आ जाओगे कि आप कंफर्टेबली उनसे कम्युनिकेट करना शुरू बिल्कुल कर ऐसे दोगे। ही। तो ये सारी चीज़ें मैं ये कहता हूँ कि जब बच्चा अपने 4 या 5 साल के करियर पे पहुंच जाए ना, हुँ, उसके बाद उसको अपनी उस डोमेन के नॉलेज से ज़्यादा हुँ, हुँ, ये जो एडिशनल नॉलेज है, मिसलिनियस नॉलेज हुँ, है, हुँ। इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, मिलियन अदरवाइज लेवल अप नहीं मिलियन होगा। डॉलर की आपने बात की है, मैं आपकी बात को सेकंड करूँगा। बेसिकली जो भी इंसान स्किल की बात करता है या ग्रूमिंग की बात करता है, तो आई वुड से कि 3 किस्म की स्किल्स हैं। एक है टेक्निकल स्किल्स, जी। लाइक ये जो अभी आपकी प्रोडक्शन टीम है, ये जी। कैमरास को हैंडल कर रही है, तो हम्म, ये इनकी एक टेक्निकल स्किल है। हम्म, कुछ स्किल्स का ताल्लुक है, उनको हम सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं। आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, टाइम को मैनेज करना, हम्म, पीपल मैनेजमेंट, आपकी इमोशनल मैनेजमेंट, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं। कुछ स्किल्स का ताल्लुक है, उनको हम कहते हैं मिडल स्किल्स। जी। मिडल स्किल्स मीन कि आप सिविक सेंस कितनी रखते हैं। हम्म, ये एक बहुत बड़ी डोमेन है जिसमें हमारी कौम बहुत पीछे है। फिर अखलाकियात आपकी आ जाती हैं, फिर मैनर्स हैं, फिर एटिकेट्स हैं। तो ये जो मिडल स्किल्स हैं ना, आई बिलीव कि ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है कि हम्म, पेरेंट्स अपने बच्चों की होलिस्टिक रेजिंग करें। प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स हर वक्त ना बच्चों को, वो जो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, नंबर्स की गेम, उसमें इतना वो प्रेशराइज करते हैं कि ये जो लाइफ का एलिमेंट है ये मिस आउट हो जाता है। मतलब ये किसी की प्रायोरिटी में नहीं है हम्म, ग्रूमिंग। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आम लोगों से उठ के आम लोगों में से ही एक तबका जब इन इदारों का हिस्सा बनता है, मिलिट्री का, जुडिशरी का, सिविल सर्विसेज का, और वो इन चीज़ों को सीख जाता है, वो अच्छे से बिहेव करता है, तो हम कहते हैं कि देखो ये इंसान जो है ना ये ज़रा डिफरेंट है, ये अब वो पहले जैसा नहीं रहा, बिल्कुल वो हम जैसा ही होता है। बट ऐसे ही है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ग्रूम कर गए हैं तो आप डिफरेंट नज़र आते हैं, आप फिर वो ऑर्डिनरी नहीं रहते, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में हो जाते हैं। तो इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही सर, लास्ट पे। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट वो आप जो कम्युनिकेशन
की बात कर रहे थे जी। ना, इसमें ई-कॉमर्स में और ये लोगों को जब हम ट्रेन करते हैं, तो आपके तो ज़्यादा इसमें अंडरस्टैंडिंग है कि आपने देखा होगा कि जितना भी हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ एक्सपोज़र है, उसमें जो बहुत बड़ा मिसिंग एलिमेंट है वो कम्युनिकेशन का है। जी। यहाँ पे जनरली भी अगर हम बात करें तो लोगों को ये आइडिया नहीं है कि दूसरे के साथ हैंडशेक कैसे करना है। हुँ। आप किसी फॉर्मल मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो लोग क्या करेंगे कि 4 लेग पोज़ीशन में बैठ जाएँगे, टाँग के ऊपर टाँग रख के बैठ जाएँगे। हुँ। आपका जो जूता है वो किसी को फेस कर रहा होता है। तो आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका हैंडशेक, आपकी कम्युनिकेशन, आपका किसी को इंट्रोड्यूस करवाना, आप किसी के साथ जब ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते हैं, आपने किस मौके पे कैसे स्माइल पास करनी है, ये सारी की सारी इस पे छोटी-छोटी बल्कि यही चीज़ें हैं। सवाल था सर मेरा अगला भी, इस पे थोड़ी जी, ज़रा जी। रोशनी ज़्यादा चाहिए मुझे। ओके। अब आप एक मीटिंग में इनवाइट हुए हैं, हुँ, ठीक है? हुँ। लेट्स से आप एक कॉर्पोरेट मीटिंग में आपको इनवाइट किया गया है। हुँ, आप हुँ। जैसे ही एंटर होते हैं, तो आप किस तरह से मतलब जाते ही क्या, क्योंकि हमारे कल्चर में तो हाथ मिलाना, ये सलाम लेना प्रॉपर, हुँ, हुँ। समटाइम तो जप्पी-पप्पी भी हो जाती है। तो इसके बारे में कोई है मैनर्स हैं? हाँ, हाँ। अपने कल्चर को देखते हुए ओके, डेफिनिटली गोरों के साथ तो एक बिल्कुल डिफरेंट वो होता है। ओके, ओके। अब अक्सर लोग हाथ मिलाएँगे ऐसे झटक-झटक के ਤੁਹਾਡੇ पूरे मसल दी स्ट्रेंथ चेक करेंगे, ठीक है? अब दूसरा है कुछ लोग आएँगे मतलब वो जैसे ही एंटर होते हैं, हम एक वर्ड ना बड़ा कॉमन सुनते हैं, जी। बॉडी लैंग्वेज बड़ी वीक थी, बॉडी हाँ। लैंग्वेज बड़ी बोल्ड थी, हाँ, बॉडी हाँ। लैंग्वेज वाज़ बस हाँ, ओके, हाँ। ओके। अब ओके। इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सो उसमें ये है कि मुनीर भाई अल्बर्ट मेहराबियन की एक बड़ी अच्छी रिसर्च है, वो ये बताता है कि आपने अगर अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना है तो उसमें जो आप अल्फाज बोलते हैं, जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है, ये आपकी कम्युनिकेशन का ओनली 7% है। जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आई मीन आपका आई कॉन्टैक्ट, आपके पोस्चर, आपका जेस्चर्स, आपकी स्माइल, आपके माइक्रो एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये आपकी कम्युनिकेशन का 55% है। फिर इसमें आपकी टोन आ जाती है, आपका लहजा आ जाता है 38%। अब जो बॉडी लैंग्वेज है ना, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप कहीं पे भी मूव करते हैं ना, तो आप बात बाद में करते हैं। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज की मदद से दूसरों को बता रहे होते हैं कि आप कितने ग्रूम्ड हैं हुँ, और आपकी साइकोलॉजी क्या है, मतलब आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। इस पे वो एमी कैडी की बड़ी अच्छी किताब है प्रेजेंस, उसमें भी वो ये बताती है कि जब एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज में पावर होती है और वो अपनी आई मीन पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी बॉडी को जब कैरी करता है, तो उससे ना सिर्फ उसका मोरल बूस्ट होता है, बल्कि वो दूसरों को ऐसी वाइब्स भेजता है कि दूसरों को आपको देख के अच्छा लगता है, कि लोग कहते हैं कि यार हुँ। एक ग्रूम्ड, एक कॉन्फिडेंट बंदा हमसे मिल रहा है। तो ये जो आपने बात की ना कि आप किसी जगह पे जाते हैं और हैंडशेक करते हैं, किस तरह करना चाहिए, लोग हैंडशेक ऐसे कर देते, तो एक तो ग्रिप अच्छी हो, दूसरा डोशिन स्माइल हो, प्यारी सी मोनालिसा जैसी स्माइल हो। हुँ। देखें अभी मैंने स्माइल पास की तो आपके चेहरे पे भी प्यारी सी मेरी स्माइल आ मोनालिसा गई। की वजह से आई ज़्यादा। यस, हाँ, वो मोनालिसा जैसी स्माइल इसलिए कि मतलब आप ना जेन्युइन स्माइल पास करें। वो जो हुँ, कॉर्पोरेट स्माइल है ना, हुँ। पेस्टेड स्माइल, हाँ, फोर्स्ड स्माइल, वो नहीं होनी चाहिए। एक तो आपके फेशियल मसल्स मूव करते हैं, हुँ। यू फील गुड, मतलब आपकी बॉडी में एंडोर्फिन प्रोड्यूस होता है। तीसरे नंबर पे ये है कि झुकना नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं कि लेट्स से किसी दे आर मीटिंग समबडी लाइक सेनेटर, मिनिस्टर, एमपी, एमएनए, सीईओ, तो वो मरूब होके झुक जाते हैं। हाँ, झुकना या नहीं किसी चाहिए, रिलीजियस मतलब उसको ख़ास तौर पे बोलते बिल्कुल हैं। नहीं हाँ। झुकना चाहिए। भई क्यों झुकना चाहिए? आप अल्लाह के नायब हैं, आपको हुँ, बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। हाँ, माँ की तज़ीम में, उस्ताद की तज़ीम में झुक जाओ, दैट्स फाइन। हुँ। बट किसी इंसान के स्टेटस को देख के उससे मरूब होके अगर आप झुक रहे हैं, तो मतलब आपकी जो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है वो फिर बिल्कुल ज़ीरो है। बिल्कुल ठीक है। आपकी खुद ही जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। वो मतलब इस पे खैर मैं कहता हूँ, मैं इस पे बड़ी हार्ड लाइन नहीं, नहीं, लेता बड़ी हूँ। ठीक है, बिल्कुल अच्छा, बजा बात है। तीसरा ये है कि आपका जो पोस्चर है ना, द वे यू कैरी योरसेल्फ, वो बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। स्ट्रेट आपके आई मीन जो फीट हैं, दे दे दिस मस्ट बी एज़ वाइड योर शोल्डर्स हुँ, आर। और हाथ को आप नॉर्मली ग्रिप करें, चेहरे पे स्माइल रखें और आई कॉन्टैक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि 90% लोग जब हैंडशेक करते हैं तो वो लुक अवे हैंडशेक करते हैं, मतलब हुँ। देखते हाँ, नहीं हैं। देखते नहीं है। यू मेक फील अदर्स वेरी अनइम्पोर्टेंट, कि यू आर वेरी अनइम्पोर्टेंट टू मी। आप 2 से 3 सेकंड्स तक दूसरे शख्स की आँखों के साथ आँखें मिलाएँ, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करें। इट डज़न्ट मीन कि आपने स्टेयर करना है, घूरना हुँ, है। हुँ। अगर एक इंसान शाय है, इंट्रोवर्ट है, वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर सकता, तो वो थर्ड आई मीन कि वो जी, फोरहेड पे बिल्कुल, देख सकता हाँ। है, यहाँ पे देख सकता हुँ, है। आप थोड़ी-सी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो
ये 4 चीज़ें हैं कि आपने हाथ कैसे मिलाना है। अब आपने इनिशिएटिव कैसे लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी कॉन्फ्रेंस में गए, आप और मैं किसी कॉन्फ्रेंस में जी। गए, वहाँ पे हमने एक ऐसा सीईओ देखा या एक ऐसा इंसान देखा कि जिसके साथ हमारी हेलो हाय है, तो हुँ, हम उससे खुद हाथ मिला सकते हैं, ठीक है, पहल राइट? आप हाँ, करेंगे। पहल हुँ, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी किसी के साथ हेलो हाय नहीं है, तो हम किसी से मिल रहे हैं, अगर तो वो शख्स फ्री है, मतलब वो बैठा हुआ है या सोशल आवर्स हैं, आई मीन चाय हो रही है, हुँ, चाय चल रही है या डाइनिंग हो रही है और वो शख्स फ्री है, तो आप उसके पास जाएँ, आप अपना एक ब्रीफ इंट्रो दें, जिसको हम कहते हैं एलिवेटर पिच, कि वेरी ब्रीफ कि जी अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ यासिर अरफात एंड आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड हुँ, लीडरशिप कोच। तो बस ये काफ़ी है। ठीक है। और वो शख्स भी रामलीला नहीं अपना, सुनानी आपने। यस, मतलब कोई उसमें वो ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने अपना नाम हुँ, बताना है और आपने अपना काम बताना है। तो हुँ, आई मीन वो भी अपना तारुफ़ करवाएगा। अगर आपके पास कोई विज़िटिंग कार्ड है तो आप अपना विज़िटिंग कार्ड दे दें, अगर विज़िटिंग कार्ड नहीं है या आप उसका नंबर लेना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली ये कहें कि सर इन फ्यूचर आपसे कॉन्टैक्ट करना है, तो प्लीज़ शेयर योर डिजिट्स, आप अपनी ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। आप नंबर्स एक्सचेंज करें, जस्ट अपने रिगार्ड्स के साथ एक मैसेज कर दें। सो दैट्स अ राइट वे टू नेटवर्क विद अदर्स। हाँ, अगर एक बंदा है वो बिज़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी इवेंट पे गए हैं, वो जानने वाला भी नहीं है, लेकिन आप उससे मिलना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा बिज़नेसमैन है कि जो जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो आपकी विश लिस्ट में है कि यार मैंने इस बंदे से मिलना हुँ, है। अब वो बंदा बिज़ी है, तो आप वेट कर लें, मतलब आप इंटरसेप्ट ना करें। अगर वो किसी से बात कर रहा है, आप देखें, आप वेट कर लें, फिर आप उसके करीब चले जाएँ, तो आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन से दूसरों को बता सकते हैं कि जी यू आर इंटरेस्टेड टू टॉक, हुँ, यू आर इंटरेस्टेड टू कॉन्टैक्ट। तो वो बंदा डेफ़िनेटली जो है वो अपने एक्सप्रेशन से बताएगा, या आप देखें कि जब वो ईज़ी है तो आप अपना इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि हाय एक्सक्यूज़ मी, दिस इज़ मी एंड हुँ, ब्ला बिल्कुल ब्ला। सही। सो एक दैट्स अ राइट वे। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब लेट्स से आप मेरे कमरे में कोई आता है, लेट्स हुँ, से एज़ अ हुँ, सीईओ मैं किसी को रिसीव करता हूँ, तो हुँ। अक्सर ये चीज़ देखने में आती है कि भाई साहब वहीं से बैठे ना यूँ हाथ आपके आगे कर देंगे। हाँ, तो नहीं, क्या दिस इज़ बैड जो मैनर। आपके पास आ रहा है क्योंकि वो डेफ़िनेटली मेहमान है आपके लिए, ठीक है? तो क्या आपको एज़ अ सीईओ हो या मैनेजर हो या किसी भी पोज़ीशन पे है, जी। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर पोज़ीशन, क्या आपको प्रॉपर्ली उठ के उसको वार्म वेलकम करना चाहिए? देखें देखें यार, पता है क्या चीज़ है? ये आपने मिलियन डॉलर की बात स्पेशली की है। प्लीज़ बात कीजिएगा हाँ, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। हाँ, बिल्कुल। देखें, मैं ना हमेशा एक बात करता हूँ, मुनीर भाई ये बात याद रखिएगा कि कुछ लोग ना स्टेटस में, दौलत में बड़े हो जाते हैं, ज़र्फ़ में बड़े नहीं होते। हुँ, कुछ लोगों का ना स्टेटस छोटा होता है लेकिन उनका ज़र्फ़ बहुत ज़र्फ बड़ा बड़ा होता है। है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ये बात याद रखिएगा कि यार आप किसी भी पोज़ीशन में हैं ना, किसी भी हुँ, पोज़ीशन में हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेटस, आपको इंसान को इज़्ज़त देनी चाहिए। और मैं आप खुद कहता हूँ क्यों कि सबसे पहले इंसान येस, हैं। मैं कहता हूँ कि यार अगर एक इंसान आपकी पोज़ीशन या आपके स्टेटस को देख के आपको इज़्ज़त दे रहा है ना, हुँ, तो ये इंसानियत नहीं है। इंसानियत ये है कि आपके पास अगर एक ड्राइवर, माली, चौकीदार, मिनिस्टर, डीसी, कलेक्टर, सीईओ आ रहा है, तो आप सबको इक्वली ट्रीट करें। हुँ, मतलब आप अगर अपनी सीट से खड़े हो जाएँगे, उससे आप हैंडशेक कर लेंगे, तो आप उसको फ़ील करवाएँगे कि यार तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हो। मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ें ना देने से मिलती हैं। बिल्कुल, आप इज़्ज़त देंगे, आपको मिलेगी। इज़्ज़त मिलेगी। आप मोहब्बत देंगे, आपको मोहब्बत मिलेगी। आप ट्रस्ट करेंगे तो आपको ट्रस्ट मिलेगा। हुँ, सो ये कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ हैं और इनका ताल्लुक इंसान की ग्रूमिंग के साथ है, इनका ताल्लुक इंसान की कॉग्निटिव के साथ है। अगर एक इंसान ने अपने बड़ों को, दूसरों को इज़्ज़त देते हुए नहीं देखा, अगर एक बच्चा है, उसकी रेज़िंग उस घर में ही हुई है कि जहाँ पे वायलेंस है, जहाँ पे उसने मेट्स के साथ, हुँ, आई मीन जो माली, ड्राइवर, चौकीदार है या दूसरे लोगों को ह्यूमिलिएट होते हुए देखा है, उसने एरोगेंस देखी है अपने बड़ों में, तो वो बच्चा दूसरों के साथ वायलेंट बिहेवियर होगा। जितने भी क्रिमिनल्स हैं, मतलब आई यूज्ड टू विज़िट प्रिज़न डिपार्टमेंट, जेलों में मैं जाता हूँ, ये होमिसाइड्स के साथ हम हुँ, काउंसलिंग सेशंस करते हैं। तो वी यूज्ड टू सी के बड़ी-बड़ी अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे, वो फैमिलीज़ के जो बज़ाहिर बड़ी पढ़ी-लिखी हैं, लेकिन उनके बच्चे क्राइम्स में आते हैं। वो क्राइम्स में इसलिए आते हैं कि उन्होंने देखा होता है कि किस तरह वायलेंट बिहेवियर्स उनके घरों में होते रहे, डोमेस्टिक वायलेंस हुई, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस हुई, मियाँ-बीवी के आपसी ताल्लुक ठीक नहीं है। तो इन सारी की सारी चीज़ों में जब एक बच्चे की रेज़िंग या नर्चरिंग हुँ, होती है, तो वो बच्चा सोसाइटी में जाके अटेंशन डेफ़िसिट, अफ़ेक्शन डेफ़िसिट, ट्रस्ट डेफ़िसिट का शिकार होते हुए वो इस किस्म के इर्रेस्पॉन्सिबल और आई मीन नेगेटिव बिहेवियर्स एग्ज़िबिट कर रहा अक्सर होता हमने है। देखा है कि घरों में ख़ास तौर पे जो मुलाज़मीन हैं, जिस तरह आपके घर में काम करने वाली है, ये करने वाला है या आपके ड्राइवर हज़रात हैं या और जो चौकीदार वगैरह जो हैं,
उनको या तो छोटे-छोटे बच्चे उनको तू करके बात कर रहे हैं या उनके हुँ। नामों से पुकारते हैं, तो ये वही बात है तरबियत वाली। जी, अच्छा तरबियत। ऑफ़िसेज़ में सर वो टॉपिक थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ऑफ़िसेज़ में एक और प्रॉब्लम आती है। एक हुँ, तो ये कि बैठे-बैठे भाई साहब आगे हुँ, हाथ कर हुँ, देंगे, हुँ, हुँ, अगर चलें कभी खड़े हो भी गए। एक हुँ, और चीज़ जो बड़ी बड़ी कॉमन देखी है कि आपके गेस्ट अभी बैठता नहीं है या अपनी पोज़ीशन नहीं लेता, भाई साहब दोबारा विराजमान हो जाते हैं हुँ, अपनी कुर्सी के ऊपर। हुँ। तो क्या ये भी अगेंस्ट एथिक्स नहीं है कि नहीं पहले आप अपने मेहमान को प्रॉपर्ली बैठाएँ, रिसीव करें, उसके बाद आप हुँ। विराजमान हो जाएँ, कोई बिल्कुल, मसला नहीं है? बिल्कुल। ये एक तो आपको उसको वार्मली रिसीव करना चाहिए। मैं एक बात करता हूँ कि जब भी आपके पास कोई भी इंसान आए ना, तो उसके पास आके ना उसको आप फ़ील करवाएँ, उसको आप महसूस करवाएँ हुँ, कि यू आर वेरी रिस्पेक्टेड टू मी, हुँ, यू आर वेरी इम्पोर्टेंट। तो वो आपसे मोहब्बतें लेके जाए, वो आपसे रिस्पेक्ट लेके जाए, वो बिल्कुल। आपकी कंपनी में रिस्पेक्टेड फ़ील करे, वो हुँ, आपकी कंपनी में ऑनर्ड और प्रिविलेज्ड फ़ील करे, वो हुँ, आपकी कंपनी में इनसिक्योर फ़ील ना करे। उसको ये ना हो कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी या इस बंदे ने मुझे इन्फीरियर महसूस करवाया है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी, मुझे अभी उस बंदी का नाम नहीं आ रहा, नाम नहीं याद आ रहा। उसने ये कहा कि आप जो कुछ लोगों को कहते हैं ना, लोग भूल जाते हैं। हुँ, लेकिन अगर आप किसी इंसान को छोटा महसूस करवाते हैं, तो वो इंसान कभी कभी नहीं भी बोलता। वो चीज़ नहीं भूलता। तो मैं कहता हूँ कि यार जो भी आपके पास आ रहा है ना, आप उसको इतना अच्छा महसूस करवाओ कि वो अच्छी मेमोरीज़ लेके जाए। तो बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह ये जो आपने बात की है ना कि अभी वो गेस्ट बैठता नहीं है और हम खुद बैठ जाते हैं। तो आप बल्कि अच्छे जेस्चर्स का मुज़ाहरा करते हुए उसके कुर्सी उसको पेश करें, जब वो बैठ जाए फिर आप बैठें, आप हुँ, उसके साथ मतलब आपकी फिर बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आप उसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके पास आया हूँ और मेरा टॉर्सो आपके सामने है हुँ, और आपका टॉर्सो मुझे फेस करने के बजाय अगर सामने वाली दीवार को फेस करेगा और आप मोबाइल के साथ एंगेज हो जाएँ, हाँ, तो मुझे कितना बुरा फ़ील होगा कि यार मैं मुनीर साहब से मिलने आया हूँ, तो ये मेरी बात सुनने के बजाय, मुझे इम्पोर्टेंस देने के बजाय लैपटॉप के साथ बिज़ी हैं, हुँ, मोबाइल के साथ बिज़ी हैं और फिर मैं अगर कोई आपसे बात भी कर रहा हूँ, तो आप मेरी बात सुनने के बजाय आप हूँ, हाँ में जवाब दे रहे हैं। आप मेरे साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, आप एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे। बिल्कुल। सो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि जो हमारी तरबियत का हिस्सा होनी चाहिए, हमारी ज़ात का हिस्सा होनी चाहिए एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मैनर्स और बुनियादी अखलाकियात भी यही हैं। बिल्कुल ऐसे। लास्ट सवाल सर, इससे जी, जी। पहले कि हम इस पॉडकास्ट को एंड करें। हुँ, हुँ। ये कॉमन प्रॉब्लम ये 99% एम्प्लॉइज़ के अंदर पाई जाती है। हुँ, हुँ। जैसे ही हमारा डे ऑफ होता है या हम उठ के वैसे किसी ब्रेक पे गए हैं या हुँ, कुछ भी नमाज़ के लिए गए हैं, लंच हुँ, के लिए किसी उठेंगे अपनी चेयर से, चेयर जैसे है उसको एज़ इट इज़ छोड़ के चले जाएँगे। ये हुँ। मुझे तो नफ़रत है इस चीज़ से। क्या हमें अपनी चेयर प्रॉपर अपने टेबल के साथ टक इन नहीं करनी चाहिए? जिस तरह हमने उठाई थी सुबह आके उसी तरह से उसको क्या प्रॉपर रैप अप नहीं करना चाहिए अपनी टेबल को? गंदी-मंदी टेबल पड़ी है ऐसे ही छोड़ हुँ, के चले जाएँगे जिस तरह मैं तो अक्सर जो है ना अगर कभी लेट बैठा हूँ तो बच्चे चले जाएँ मैं तो सीधी तस्वीर उतारता हूँ और हुँ, कंपनी ग्रुप में भेजता हूँ कि भाई दिस इज़ हाउ यू लीव द ऑफिस, ठीक है? हुँ। तो मैंने 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस की उसके बाद बच्चे काफ़ी हद तक जो है देखें इस चीज़ ये को ले ये गए हैं। आपने मुनीर भाई ये तो आपने एक छोटा-सा पॉइंट डिस्कस किया है ना, हुँ, हमने इस मुल्क के साथ क्या किया है। मतलब आप तो एक इदारे की बात कर रहे जी। हैं ना कि ये तो यही मैं कह रहा हूँ कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो बच्चा जो किसी यूनिवर्सिटी से एक डिग्री लेके निकलता है, उसको आज तक ये समझ नहीं आई कि उसने ऑफ़िस में कैसे बिहेव करना है, उसने बॉस से कम्युनिकेट कैसे करना है, उसने हुँ, इमीडिएट बॉस से कैसे कम्युनिकेट करना है। जब वो ऑफ़िस से जा रहा है, उसने लाइट्स को बंद करना है, उसने अपनी चेयर को प्रॉपरली जो है वो प्लेस करके जाना है। उसने जब रोड पे बिहेव करना है, तो उसने रोड पे कैसे बिहेव करना है, अगर वो किसी रिक्रिएशनल प्लेस पे गया है, किसी ऐसी जगह पे गया है जहाँ पे उसने सैरो-तफ़रीह करनी है, वहाँ पे उसने कैसे बिहेव करना है। हम तो ये देखते हैं कि लोग तफ़रीही मकामात पे जाते हैं, कोई स्टूपिड इंसान जो है वो वहाँ पे किसी पत्थर पे किसी को आई लव यू बोल देता है, कोई शेर लिख देता है। आप हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में जी, जी। जाएँ, ये इधर शालीमार बाग चले जाएँ, आप ये किले चले जाएँ, वहाँ पे आपको लोग दीवारों पे वॉल वो चॉकिंग हुई हुई है। शेर व शायरी और पता नहीं हुँ, जमीला आई लव यू और समीना आई लव यू पता नहीं क्या-क्या लिखा होता है। मतलब आप जहाँ जाते हैं, आप वैल्यू ऐड करने के बजाय उस जगह का बेड़ा गर्क कर देते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। आप रेड सिग्नल की पाबंदी नहीं करते, आप अपनी लेन की बार-बार खिलाफवर्जी करते हैं, आप गलत जगह पे कार पार्क कर देते हैं। यकीन मानें आपको मुझे कितनी दफ़ा ये इनकन्वीनियंस हुई होगी कि हमने किसी जगह पे पहुँचना है, हमारी गाड़ी के बिल्कुल पीछे वो ऐसा इंसान जिसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, वो गाड़ी पार्क करके चला जाएगा। तो मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि सड़क पे कैसे बिहेव करना है, हमने हुँ, वैंडलिज़्म नहीं करनी, हम पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को एहतजाज की आड़ में नुकसान पहुँचाते हैं। और भाई मैं ये कहता हूँ कि जैसे आप अपने घर की हिफाज़त करते हैं कि हमें ये डर होता है कि बिजली का
बिल आएगा, हाँ। ये लाइट ऑफ कर दें, ये पंखा बंद कर दें और ये पानी इधर नहीं फेंकना, कूड़ा इधर नहीं फेंकना। भाई ये मुल्क भी आपका है, ये मुल्क आपका घर है। जिस दफ्तर में आप जॉब करते हैं, जिस दफ्तर से आपका रिज़्क जुड़ा हुआ है, जिस दफ्तर से आप अपने बच्चों का रिज़्क कमाते हैं, उस दफ्तर को भी इज्जत दें। मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने सीईओ को, अपने एम्प्लॉयर को, अपनी वर्किंग प्लेस को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो कभी भी मत एक्सपेक्ट करें कि रब की ज़ात आपको इज्जत देगी। आप कभी ग्रो नहीं कर पाते। अगर आपने ग्रो करना है, जिस जगह पे आप जॉब करते हैं आप उसको इज्जत दें, जिस जगह पे आप रहते हैं आप उस जगह की रिस्पेक्ट करें, जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क को ओन करें। एंड बिल्कुल इट्स ऐसे ऑल ही है। अबाउट योर डेडिकेशन, इट्स ऑल अबाउट योर सेंस ऑफ ऑनरशिप। हम्म। तो अगर एक बंदा अपने इदारे को, अपने मुल्क को ओन करेगा तो वो उसमें वैल्यू ऐड करेगा। बिल्कुल ऐसे ही अदरवाइज है। तो ये फिर चीज़ें इसी सर तरह वरना तो चलती फिर ये हम रहेंगी। दगड़ मगड़ जो चल रहा है ना, यस ये यस, ऐसे ही चलता रहेगा। वेरी ट्रू। यासर भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी लंबी पॉडकास्ट हुई और बड़ी मज़ेदार वैल्यूएबल डिस्कशन। आज थैंक यू। काफ़ी पॉडकास्ट के बाद ऐसा हुआ है कि मैं चुप करके बैठा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। अदरवाइज ये होता है कि मैं काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो आपकी बातें इतनी अच्छा, मज़े मज़ेदार। मज़े की बात बताऊँ कि आज मैं जिस कॉन्फ्रेंस में गया ना, तो वो आइस ब्रेकिंग कर रहे थे, तो वो जो स्टेज सेक्रेटरी थे ना, वो डिफरेंट लोगों को माइक्स पकड़ा रहे थे। तो जब वो मुझे माइक पकड़ाने लगे ना, तो मुझे कहते हैं कि इनको ना मैं माइक इस शर्त पे दे रहा हूँ कि मुझे माइक जल्दी वापस जल्दी वापस मिलेगा, कर दे। क्योंकि ये हैं ट्रेनर। तो ट्रेनर्स को जब एक दफ़ा माइक मिल जाए तो ये जल्दी छोड़ते नहीं सर हैं। सेम तो हियर, माइक लेकिन मुझे मिल आज गया आज था। मैंने आपको पूरा मौका दिया, देख ले। बहुत जी। शुक्रिया जी, बड़ी वैल्यूएबल डिस्कशन हुई। ये टॉपिक तो ड्राई लगते हैं हमारी आवाम को, हम्म, क्योंकि इसमें हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इसमें हम तरबियत की ये बात कर रहे हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग की हाँ, बातें हैं। तो ये समझ हाई इंटेलेक्ट लोगों को ही आएगी और हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑडियंस है भी हाई इंटेलेक्ट, तो मैं उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह। करता हूँ कि कुछ ना कुछ भला ज़रूर होगा सुनने वालों का। किसी एक का भी भला हो गया तो हमारी जॉब इज़ डन। यस, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी माय मच। प्लेजर, आप लोगों का थैंक बहुत यू। शुक्रिया जी। ये चीज़ें सुनने में, देखने में बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन आज अगर आप अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यकीन कीजिए जिस तरह से पूरा मुल्क इस वक्त दगड़ मगड़ हुआ है, आपकी लाइफ भी दगड़ मगड़ होगी। यू हैव टू डिसाइड कि आप एक बैलेंस लाइफ गुजारना चाह रहे हैं, क्वालिटी लाइफ गुजारना चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर हर छोटी छोटी चीज़ को डिटेल में देखना चाह रहे हैं या नहीं। अगर आप लोगों को इस तरह की पॉडकास्ट अच्छी लगे तो आगे शेयर ज़रूर किया करें, ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा।